मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आपको कहेंगे एक और सुबह में खुशामदीद। यकीनन आप देख रहे हैं एक और सुबह हो चुकी है जुमेरात, और जुमे का दिन जो है वो कल है। और यकीनन आज हम आपको आज मुहर्रम का भी जो है वो शुरू हो चुका है। पहली मुहर्रम है और आपको कल मगरिब के बाद जो है वो पहली मुहर्रम शुरू हो चुकी थी। चांद क्योंकि परसों नज़र नहीं आया था तो इसलिए आज जो है फर्स्ट मुहर्रम है। और साथ साथ अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि वो महीना है जिसपे यकीनन हम बड़े अफसरदा होते हैं और हमारे जो एहसास जज्बात हैं वो बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। मुहर्रम के जो 10 दिन होते हैं पहले के, इसमें आपके दिल की कैफियत बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की होती है बाकी अयाम से, और इंसान का दिल कर रहा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को पानी पिलाएं, क्योंकि जब भी हम मुहर्रम की बात करते हैं, करबला की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बार बार प्यास का जिक्र आता है, सोच आती है प्यास की कि प्यास कितनी लगती होगी। आजकल गर्मियों के दिन है, वैसे तो मुहर्रम के दिनों में बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि अगर सर्दियों में भी आए तो ये 10 दिन प्यास लगती है इंसान को, और ये 10 दिन सख्त होते हैं, यानी कि गर्मी इनमें होती है, ऑब्जर्व की जाती है। तो आजकल तो वैसे भी इस किस्म का मौसम है कि सख्ती है, गर्मी है, और अगर गर्मी नहीं भी है, बारिश भी हो रही है, तब भी हुमायूं कभी कभी ऐसा होता है कि अभी ना वो सेक वाला मौसम है कि जहाँ पानी बरस भी रहा है ना, वहाँ से भी सेक निकल रही है। अगर आप गाड़ी के अंदर भी बैठो तो आप देखो गर्मी होगी, आप कमरे के अंदर जाओगे गर्मी होगी, बाहर फिर शायद एक घुटन सी महसूस आपको होगी। है मौसम, लेकिन अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लोगों को पानी पिलाने की। इन दिनों में तो वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं, ना सिर्फ पानी का बल्कि दूध, रूह अफ़ज़ा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हाँ लंगर वगैरह का भी एहतमाम करते हैं। तो वो चीज़ें भी कोशिश करें कि जितनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पिला सकें, किसी एक इंसान को भी पिला सकते हैं तो पिलाएं, ज़रूर कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें का एहतमाम करें। और ये मैं आज जब सुबह गाड़ी चला कर आ रहा था, मैं आपसे पहले भी डिस्कस करता, मैं गाड़ी चला रहा था और मैं देख रहा था कि एक दौड़ है, एक रश है, ऑफिस पहुंचना है, जल्दी से नाश्ता करो, फिर होमवर्क भी करना है, फिर समर वेकेशन होमवर्क भी करना है, आज उस बंदे से मीटिंग भी करनी है, पैसा कमाने के लिए ये भी करना है, वो भी करना है, ओहो चैनल आना है, कैमरामैन ने आना है, ओहो आज भाई को ऑफिस भेजना है, आज शौहर को ऑफिस भेजना है, बाप को ऑफिस भेजना है, बेगम ने कहना है जल्दी जल्दी करूँ ताकि फिर सफाई करनी है। हम कहीं अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ट्रू, हम जिंदगी नहीं जीते। मैं कल एक बहुत भले शख्स से मिला, कल जिंदगी का मैंने एक बहुत दूसरा रुख देखा हलीमा। मैंने कल जिंदगी का दूसरा रुख इस तरह देखा। कभी कभी आप ऐसे लोगों से मिलते हैं कि आप उनके पास जाते किसी और काम के लिए, लेकिन कुछ और आते लेकिन कुछ और हो जाता है। और कल मेरे साथ यही हुआ कि कल मैं गया और मैंने जिंदगी को उस पहलू को हाथ लगाया, उस पहलू को उजागर किया जो मैंने कभी पहले नहीं देखा था। वो ये था कि हम जिंदगी में हमेशा लोग को देते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ मैं आपको मोहब्बत दूं, प्यार दूं, दोस्ती दूं, मैं आपको अफेक्शन दूं, आपका ख्याल रखूं, पर हमेशा कहीं ना कहीं बदले में मुझे उसका या तो 10% चाहिए होगा, 20, 30, कुछ ना कुछ उम्मीद होती है कि आगे से मिलेगा रिटर्न। पर हलीमा मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, उस शख्स ने मुझे बताया क्यों, ये तो फिर ट्रेड हो गया ना, ये तो बाटर हो गया कि आप देते इसलिए कहते ये तो फिर प्यार ना हुआ, ना ही मोहब्बत हुई, ना ही शफकत हुई, ना ख्याल हुआ, ये तो सौदा है। और यकीनन प्यार में सौदा तो नहीं होता, शफकत में सौदा तो ये बात जो आप कर रहे हैं ना, ये मैंने साइकोलॉजिकली भी पढ़ी हुई है, और बहुत पहले ये बात मैंने सुनी हुई है कि इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ह्यूमन नेचर है। कुछ बातें होती हैं जो किताबी बातें होती हैं, किताबों की हद तक अच्छी लगती हैं, ये भी एक अच्छी बात है कि आपको नहीं आगे से रिटर्न होना चाहिए। लेकिन मैं इससे डिफ़र करती हूँ, अपने हर इंसान का सोच का नज़रिया अपना अपना होता है। इंसान की फितरत है कि जब वो किसी से प्यार करता है तो वो आगे समझता है कि मुझसे भी प्यार किया जाएगा। मिसाल जो है, मेरी मिसालें हमेशा डिफरेंट होती हैं, इस्लाम से रिलेटेड होती हैं। मैं दुनिया की और इस तरह की चीज़ों की मिसालें देना पसंद नहीं करती क्योंकि वो आर्जी हैं। अल्लाह ताला और इस्लाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं और हमेशा कायम रहने वालों में से हैं, उनकी मिसाल देना मैं ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। अल्लाह ताला भी इंसान से मोहब्बत करता है, लेकिन चाहता है कि मुझसे मोहब्बत की जाए। जब इंसान अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है तो वो वाहिद गुनाह है जो अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा।
अपने साथ शरीक, अपनी पर मोहब्बत हलीमा में देखो, शराकतदारी जब अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं जब है। आप अल्लाह ताला से, आप कहते, आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की, जब आप अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है, वो भी चाहता है कि आप उससे मोहब्बत करो। पर ये कहीं पे भी मैंने देखा, अगर आप मोहब्बत करना बंद कर जाएं, आपकी मोहब्बत में कमी हो जाए, ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करना बंद करे। ट्रू, ये बात ठीक है, लेकिन वो फिर दूसरी बात वो आ जाती है कि अल्लाह ताला, अच्छा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं घर में, एक टाइम आता है, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि उनका रिश्ता मौजूद होता है जब वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत शायद कहीं फेड आउट हो चुकी होती है, क्योंकि इतनी तल्ख यादें होती हैं कि वो फेड आउट हो जाती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हुमायूं, खाना वो बीवियां भी अपने मियाँ को देती हैं, ऐसा नहीं होता कि नहीं देती, भूखा रखती हैं उनको कि हाँ क्योंकि तुमने फलाने दिन हमारे साथ ये किया था तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, देती हैं, उनका ख्याल भी रखती हैं, उनके कपड़े भी इस्त्री करके रखती हैं, उनकी अलमारी भी साफ करती हैं, सब कुछ वो वैसे ही करती हैं। लेकिन वो जो एलिमेंट होता है ना कि एक बीवी को एक जुनूनियत की हद तक मोहब्बत होती है अपने मियाँ से कि हाँ बस मैं भाग भाग के इसका काम करूँ, वो चीज़ निकल जाती है। हलीमा, एक आखिरी बात करूँगा उसके बारे में, हम खबर की तरफ जाएं। मैं कल उस शख्स से मुझे एक बड़ी प्यारी खूबसूरत बात की, तो मैंने कहा यार फिर दर्द तो होता है, कोई अगर आप किसी को इतना कुछ दें, आप गिविंग एंड पर हो, तो आपको रिसीविंग एंड पे भी कभी कभी आप खड़े हो जाते हैं। तो उसने मुझे कहा, मैंने कहा फिर दुख होता है? कहते हैं दुख क्यों होता है? कहते हैं जब पत्थर मारते हैं तो दर्द कहाँ होता है, पत्थर में या जख्म पे? मैंने कहा यकीनन जख्म पे होता है जहाँ पे लगता है। तो कहता है फिर जिसने मारा है ना, जो पत्थर मारा है ना, तो पत्थर में तो नहीं, वरना तो दीवार को भी दर्द होता। तो महसूस कौन कर रहा है? आप समझ रही हैं मेरी बात को? तो अगर आप वो महसूस करना बंद कर दें, क्योंकि ये सारी बहुत मुश्किल बातें, ये बहुत मुश्किल बातें, इनको अचीव करना, वो कहते हैं ना सेल्फ एस्टीम है, ये वो दर्जा है जहाँ पर पहुँचते हुए बड़ा टाइम लग जाता है। ये वैसे दर्जा अगर हर किसी कोई अडेप्ट कर ले तो मेरे ख्याल से वली का रुतबा जो है वो मिल जाए इंसान को, और बड़ा मुश्किल है उस हद तक पहुँचना। वो अपनी जो मैं है ना, और अपने अंदर का जो आपकी अपनी बैटल है उसको ख़त्म करना पड़ता है, और बहुत मुश्किल काम है ये। अल्लाह ताला करे कि हम उस दर्जे पे जाएं कि हम अपने और हलीमा, जो शख्स वो इंसान, उसकी जो पावर थी और जो जगह, जिस जगह पे मौजूद था, जिस मकाम पे, बता इसलिए रहा हूँ ताकि हमें उससे सीखने का मौका मिले, वो ऐसे मकाम पे था कि उसके पास अथॉरिटी थी टू गिव। ठीक है यार, वो कोई बंदा आ रहा था, वो उसको हक करके ऐसे मिलता जैसे वो उसको बहुत अरसे से जानता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, वो कहते नहीं, गिव लव, जस्ट स्प्रेड, आपके पास कुछ कमी नहीं होती है, आप बस बांटे। तो मैंने कहा बड़ा मुश्किल है, बांटने से लिटरली बढ़ता है। हम जी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली जो न्यूज़ हमारे पास मौजूद है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओडीआई सीरीज़ होने वाली है। ओडीआई सीरीज़ करने की जो सबसे मेन वजह है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक टेस्ट सीरीज़ खेल रहा है, और टेस्ट सीरीज़ के दौरान आपको पता है कि मोमेंटम थोड़ा सा स्लो हो जाता है ओडीआई से कंपैरेटिवली। आपको थोड़ा याद होगा कि जब पुराने ज़माने में ओडीआई हुआ करते थे तो मोमेंटम जो है वो फास्ट समझा जाता था। अब तो खैर T20 को फास्ट मोमेंटम समझा जाता है, लेकिन फिर भी टेस्ट क्रिकेट से कंपैरेटिवली 50 ओवर्स होते हैं, और उसी के अंदर आपने टारगेट देना भी है और अचीव भी करना है। और आगे जाके आ रहा है एशिया कप, जिसकी तैयारी के लिए पाकिस्तान को अपना मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी इस टेस्ट सीरीज़ के बाद। इसलिए जो अफगानिस्तान के साथ एक ओडीआई की सीरीज़ रखी गई है, 3 मैचेस की सीरीज़ ये होने वाली है, और कहा जा रहा है कि दुबई में ये सीरीज़ इंशाल्लाह होगी। अफ़गानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, ABC के नाम से मशहूर है, अफ़गानिस्तान ACB के नाम से मशहूर है, अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनकी तरफ से कंफर्मेशन आ गई है। उन्होंने कहा है कि हम ज़रूर जी ये ओडीआई की जो 3 मैचेस की सीरीज़ है वो खेलेंगे, और अगस्त में ये सीरीज़ होगी, और जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होगी पाकिस्तान एशिया कप के लिए रवाना हो जाएगा। और एशिया कप आप लोगों को जिस तरह से पता है कि श्रीलंका में हो रहा है, हाइब्रिड मॉडल की वजह से, हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने ही पेश किया था, तो उसकी तैयारी के लिए ये ओडीआई सीरीज़ हो रही है। बेस्ट ऑफ लक कहते हैं पाकिस्तान को इस ओडीआई सीरीज़ के लिए भी और कप के लिए भी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ना सिर्फ अभी जो टेस्ट मैच खेल रहा है वो भी जीतेगा, ये ओडीआई सीरीज़ भी जीतेगा, और एशिया कप में भी जाके अपनी कामयाबी के झंडे ज़रूर गाड़ेगा। जब इतनी आपने दुआएं दे दी तो अगले 50 साल की वजह थी कि अगले सारे 50 साल कोई और टीम नहीं जीतेगी, सिर्फ पाकिस्तान जीतेगा। यकीनन जिस मुल्क से आपका ताल्लुक होता है, आप चाहते हैं आपका मुल्क सर फहरिस्त रहे, पर यकीनन दूसरी टीमें भी खेलने आई हैं। हलीमा, कुछ उनका भी एहसास कर ले, वो भी जीतने आई हैं, उनके लोग उनके लिए दुआ करें। उनके लोग दुआ करें। जी, अगली खबर की तरफ चले के चलते हैं। आपको अगर आपको याद हो, मोहम्मद रिजवान और सरफराज का जो वैर है वो आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि इन दोनों का कंपटीशन बहुत है। दोनों विकेट कीपर्स हैं। दोनों के बारे में कहा जाता है कि सरफराज और रिजवान के अंदर एक राइवलरी है दोनों को लेकर। दोनों एक दूसरे को इतना पसंद नहीं करते, जो कि सब
आवाज आई आपको? ये जो मैंने आवाज भी निकाली है, ये क्रॉस है, रेड क्रॉस है, ऐसा कुछ नहीं है। कल ट्वीट किया जनाब मोहम्मद रिजवान ने, जो कि विकेट कीपर हैं, और कंग्रेचुलेट किया सैफी भैया को। लिखा, सैफी भैया मुबारक हो, आपने 3000 रन अपनी सर फहरिस्त कर लिए टेस्ट क्रिकेट में। पहले आप वो विकेट कीपर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 3000 रन मुकम्मल कर लिए। 91 इनिंग्स खेली उन्होंने। ये श्रीलंका का मैच जारी है, टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच, जिसमें सरफराज ने एक बाउंड्री करते हुए 3000 रन अपने नाम कर लिए टेस्ट क्रिकेट के करियर में। याद रहे कि सरफराज ने अपना डेब्यू किया था 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हॉबिट में, और ये भी आपको बताता चलूं कि ये तकरीबन 21 50s बना चुके हैं और 4 सेंचुरियां कर चुके हैं सरफराज अपने नाम, और यकीनन 3000 रन जो है वो उन्होंने अपने नाम किए हुए हैं। और ट्वीट किया मोहम्मद रिजवान, सराइयां थी, जो रोला था, जो वावेला था कि दोनों के दरमियान में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि दोनों विकेट कीपर है, और बड़े लोगों ने ये तनकीद की सरफराज के बारे में कि इस टेस्ट क्रिकेट में सरफराज की जगह रिजवान को रखना चाहिए था। और क्योंकि न्यूजीलैंड का जब मैच न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज जारी था, तो सरफराज की परफॉर्मेंस इसलिए थोड़ी खराब होगी कि बहुत सारे कैचेस सरफराज ने छोड़े थे। लेकिन जब दूसरा टेस्ट आया न्यूजीलैंड के खिलाफ, मैं पिछले टेस्ट की बात कर रहा हूँ, एक्सक्यूज मी, तो जब दूसरा टेस्ट आया तो उसमें रिजवान ने पाकिस्तान को मैच बचाने में बहुत मदद की और मैच ड्रॉ हुआ। अभी जो मैच जारी है श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का, उसमें सरफराज ने बड़ी उम्दा जो है वो बैटिंग यकीनन कर रहे हैं। उम्दा इसलिए होगी कि 3000 रन उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। और यकीनन सरफराज और रिजवान के बारे में जो आपस में कहा जाता था कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल आपको अब नजर नहीं आता, क्योंकि एक प्लेयर ने एक ये बड़ा मोटिवेशन लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है जब आपका कंपेटिटर इस तरह, क्योंकि दोनों जो है वो विकेट कीपर हैं और दोनों बैट्समैन हैं, और उन्होंने उनको कंग्रेचुलेट किया 3000 रन से। हम भी कंग्रेचुलेट करेंगे सैफी भैया, आपको बहुत बहुत मुबारक, और उम्मीद है कि आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। इंशाल्लाह जी। पाकिस्तान का नाम जहाँ तक रोशन करने की बात है, तो ख़वातीन भी कहीं पाकिस्तान का नाम रोशन करने से पीछे नहीं है। एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं इस खबर के ज़रिए। सादिया दानिश से जी आपको मिलवाते हैं। पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जी उनका ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जानी मानी जाती है कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा पुश करती है, बहुत ज़्यादा आगे लेके आती है। हर चीज़ के लिए, हर जो भी पोजीशन आती है वहाँ पे देखा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसमें ज़्यादातर जो अक्सरियत होती है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल होती है। हमने देखा था कि पाकिस्तान की वाहिद जो प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही उनका ताल्लुक़ था। और डिप्टी विमेन डिप्टी स्पीकर के हवाले से बात कर रही हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की सादिया जो है वो इस पोजीशन पे तैनात हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, उन्होंने ही इनका नाम सजेस्ट किया था। बहुत सारी दीगर जमातें हैं जिन्होंने उनको बैक किया, जिसमें PMLN भी शामिल है, JUIF भी शामिल है, और PTI का जो फॉरवर्ड ब्लॉक था वो भी शामिल था। उन्होंने भी सादिया के हक़ में ही वोटिंग की। और कुछ दिन पहले ही गिलगित बल्तिस्तान की जो असम्बली है उसमें स्पीकर और चीफ मिनिस्टर का भी उन्होंने ओथ उठाया था। वो दोनों तो खैर मर्द हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर जो हैं वो पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में एक औरत आई हैं। बहुत ही खुशी की बात है। ताल्लुक़ भी इनका गिलगित बल्तिस्तान से ही है, ऐसा नहीं है कि किसी और जगह से उठा के उनको वहाँ पे नॉमिनेट कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान से ही इनका ताल्लुक़ है। और ये सारे, एक तो बंदे को खुशी होती है कि हाँ हम भी ये अचीव कर सकते हैं, और दूसरा जब ये स्टीरियोटाइप टूटता है, जब पहले कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होता और आप वो पहले इंसान होते हैं जिसके साथ ऐसा होता है, तो बाकी लड़कियों को भी थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, थोड़ा सा बूम मिलता है कि हाँ जी अब तो ये हो चुका है, अब ये फुटस्टेप फॉलो करके हम भी इस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, हम भी इस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। यकीन बहुत सारी औरतों को ये स्पिरिट मिलता है जब ऐसे रोल मॉडल सामने आते हैं। और हमेशा मैंने और रीमा ने बात की है कि जब भी ऐसे किरदार मंजर आम पर आते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारी बच्चियां जो है इनको देखकर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करती हैं, और इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अभी जनाब जब आप बात देखते हैं, आप हलीमा स्क्रीन पर आती हैं और मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ, तो मैं और माजिद भाई ना एक बड़ी मज़े की बातें करते हैं। क्रिकेट का बड़ा शौक है उन्हें, तो वो अक्सर मुझे कहते जी इधर आए कहते 17 रन तो बनाए उन्होंने। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। उन्होंने पहले दिन में 3 कैचेस भी पकड़े और दूसरे दिन उन्होंने 1 कैच पकड़ा, जिन कैचेस की वजह से ना वो कहते कैचेस विन द मैचेस। तो सरफराज ने काम किया, यार कोई बात नहीं, बेहतर होते जाएंगे सरफराज। कभी कभी किस्मत और सितारे जो है आपका साथ नहीं देते, पर कुछ लोग किस्मत को नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं मेहनत में अजमत है। अब जब मेहनत की बात आई तो कल मैं देख रहा था मेहनत से बड़ी, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो एक पेज है मेरीन बायोलॉजी फेसबुक पेज, ठीक है, मेरीन बायोलॉजी, और उसमें ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पे
जी हाँ, कुछ चंद अफराद जो हैं वो गाड़ी लेकर बीच से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि कोई ढांचा पड़ा हुआ है। गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा यार देखिए ये है क्या। जब उन्होंने ढांचा देखा तो जनाब उसमें खोपड़ी भी थी, उसमें जिस तरह घोड़े के और जिस तरह कैंगरू के बाल होते हैं, जिसको कैंगरू के बाल होते हैं, उस तरह के उसके बाल भी थोड़े थोड़े मौजूद थे। बाकी सारे चले गए तो डिकम्पोज हो जाते होते हैं बाल, और आखिर में उसकी टेल थी। आपको याद आया होगा, अभी आपने जलपरी देखी होगी मेरे से पहले स्क्रीन पे हलीमा जलपरी बनकर आई है। तो जनाब ये जलपरी जैसा जो है वो स्कल उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि जलपरी असली है, जिसको आप मर्मेड कहते हैं। और बहुत सारे कार्टून जिसमें आपने जलपरियों को देखा होगा, अक्सर ये कहते हैं फिक्शन होता है, जलपरी कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन लोगों ने जो है वो उसको देखा, और यहाँ तक कि मरीन एक्सपर्ट ने भी कहा कि हो सकता है कि ये जलपरी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैमल की पहचान भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर मैमल्स जो हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। लेकिन जो उसकी दुम है आखिर, तो वो कहते हैं कि जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो गायब हो गया और दुम रह गई हो, पर यह भी हो सकता है कि जलपरी असली हो। बहुत सारे मेरे जो जानने वाले बच्चों के बच्चे हैं उनको जलपरियां बड़ी पसंद होती है। एक जलपरी और एक वो जिसकी एक नाक होती है, उसे क्या कहते हैं? नाक सबकी वो नहीं, वो जो घोड़े की तरह होता है, यूनिकॉर्न। यार ये दो कार्टून कैरेक्टर्स कोई ऐसी चीजें जो लोगों को इतना पसंद है। मुझे लगता है इमेजिनरी है ना, तो वो कोई भी उनको अपनी तरह से ढाल सकता है। मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना सेब में बच्चे अगर कोई और रंग करे तो सारे उनको कहते हैं कि नहीं सेब लाल होता है क्योंकि सबने सेब देखा हुआ है। तो यूनिकॉर्न और जलपरी दो ऐसी चीजें हैं जो नहीं देखी हुई। दो चीजें बताओ, आपका फेवरेट कार्टून कौन सा था? फेवरेट वो भालू कौन सा होता था? कौन सा, मतलब भालू सब रखते होते थे? कार्टून्स तो मुझे लगता है मेरे बहुत सारे फेवरेट्स हैं। मैंने और मेरे भाई ने दुनिया का कोई कार्टून पर कोई सबसे ज्यादा पसंदीदा जिसको अभी भी लगे तो आप देख लो। मैं एनिमेटेड कोई भी मूवी। अच्छा, वैसे आप तो बड़े लोग हो ना। हम आम वाले कार्टून जो बच्चों के कार्टून लगे होते थे सस्ते टीवियों पे, कार्टून नेटवर्क पे। हाँ, कार्टून नेटवर्क। या आई थिंक ड्रैगन टेल्स, डेक्स्टर, पावरपुफ गर्ल्स। तो ये मुझे बहुत पसंद। अच्छा, मुझे बहुत आम सी बात है, लेकिन टॉम एंड जेरी से मुझे लगता है बेहतर मुझे कुछ नहीं लगता। अच्छा, टॉम एंड जेरी मुझे लगता है इट्स वेरी कॉमन कि हर किसी को पसंद है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा हुआ उन्होंने टॉम एंड जेरी देखा होता है। और भालू कौन सा पसंद था? भालू मैंने इस तरह कभी रखी नहीं, मैंने हमेशा डॉल्स ज्यादा रखी। अच्छा, मुझे एक छोटा जो बड़ा टाइनी से टेडी बेयर होता है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे बचपन से हुमायूं को कभी किसी ने कोई गिफ्ट देना हो तो छोटा सा टाइनी सा टेडी बेयर होता है ना, जरूर देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जल्द आप यहाँ पे देखेंगे इस टेबल पे हम कुछ ला के रखेंगे। मैंने आपको बताया था मैं कुछ लाऊंगा। हाँ, जब वो आएगा तो हम देखेंगे। जब आएगा तो देखेंगे। यहाँ पे जी बनता है छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप अपना नाश्ता जो है वो बना के लेकर। आज मैंने अपना नाश्ता मुख्तलिफ किया। आज मैंने दलिया नहीं खाया। क्या खाया मैं आपको बताऊंगा, बल्कि अभी बता देता हूँ। मैंने खाया था पराठा और अंडा। अगर आप लोग पराठा अंडा खाएं देसी घी के साथ, आए हाय मज़ा आ जाए। खुद बनाएं, वापस आएँ, कहीं नहीं जाएगा। टेक अ ब्रेक। गुड मॉर्निंग एक और सब में। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं एनवायरनमेंट के हवाले से, क्योंकि आजकल जो है हुमायूं बारिशें भी कुछ इस किस्म की हो रही हैं कि हम दुआ तो हमेशा करते हैं कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक तो तब हम रो रहे होते हैं जब बारिश नहीं हो रही होती है, और जब बारिश हो जाती है तो उससे ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। इसकी क्या रीज़न है? ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि शायद ये सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्लाइमेट चेंज और जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है वो अब पूरी दुनिया में आना शुरू हो गया है। कल मैं अमेरिका के हवाले से एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें वहाँ की रियासतों के बारे में आ रहा था कि कुछ रियासतें वहाँ पे ऐसी हैं जहाँ पे इस वक्त दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड है, और लोगों का अपनी हुकूमत से ये अपील करना है कि यहाँ पे कम से कम मसनूई बारिश कर दें, वरना लोग यहाँ पे उनको स्किन की डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगे, और इस किस्म की सूरत हाल हो रही है। 52 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ 40, 42, 43, जिस दिन 44 हो जाए हम कहते हैं बस अब कल अगर बारिश भी होता है। यहाँ पे बहुत सारे इलाकों में 50 भी होता है, लेकिन वो डेजर्ट वाले इलाके हैं। ऐसा नहीं है कि आबादी वाले या ग्रीनरी वाले इलाकों में। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है फिर भी उस तरह से एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है। तो टेम्परेचर के हवाले से पूछने की कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं अब उन पे भी इन्वायरमेंट के असरात आना शुरू हो गए हैं, और शायद अब उनको थोड़ी सी होश आए कि हम किस मुश्किल से इतने अरसे से
से गुजर रहे हैं और वो उसके हवाले से कुछ इकदाम करना शुरू करें। इसके हवाले से स्पेशलिस्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। डॉक्टर एजाज अहमद साहब हैं जी हमारे साथ, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, सुबह खैर। आपने मुझे मौका दिया आज, ख़ास तौर पर जो आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की कि सर मौका आपने दिया क्योंकि हलीमा ने जैसे कहा, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, एनवायरमेंटलिस्ट या प्लांट्स के बारे में बात करना या ये जितनी चीज़ें इदारे ऐसे होना पाकिस्तान में, ये आपको गिनती पे नज़र आते हैं। आपको यहाँ तक इस्लामाबाद में सिर्फ एक ऐसा इदारा नज़र आएगा जो प्लांट्स के लिए बारे में रिसर्च कर रहा है या उनकी जो नशनुमा कर रहा है उसकी स्पीशीज़ के बारे में लिख रहा है। मेरी बहन क्योंकि कर रही हैं, बॉटनी कर रही है, मैं चाहता था कि उस बारे में करें, तो मैंने वरा से पूछा कि क्या रिसर्च हो, कि आप आने लगे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा कितने इदारे हैं, तो कहती है कि अभी इस्लामाबाद में तो सिर्फ एक है। मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर ये बात ठीक है। नहीं, असल में वो ये डिपेंड करता है कि इदारे से मुराद क्या है। सर प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, जिसमें पता हो कितनी स्पीशीज है पाकिस्तान में, कितना है? जी, वो पाकिस्तान में जैसे हर्बेरियम है, नेशनल हर्बेरियम है, फिर इसी तरह जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपने हर्बेरियम, कायद आज़म यूनिवर्सिटी जो है मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, तो वो मुझे पता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा हर्बेरियम है। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी, लाहौर में, तो इस हवाले से जी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उसमें काफ़ी रिसर्च ख़ास तौर पर जो है प्लांट साइंसेस के हवाले से वो होती है, लेकिन वो अप्लाइड कितनी रिसर्च है उस पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। उसमें बहुत से ऐसे, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि बहुत डिफरेंट अब इन्वायरमेंट हो गया है, बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होता है। बारिश नहीं होती तो बिल्कुल नहीं होती, होना शुरू होती है तो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। ये अजीब सी चीज़ें हम लोगों ने अपने बचपन में नहीं देखी थी, अब हम ये एक्सपीरियंस करना शुरू हुए, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ओवरऑल दुनिया में ये हो रहा है। इसकी बेसिक वजह क्या है? क्या हमने ओजोन लेयर को क्योंकि सिर्फ ख़राब कर दिया, या क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये इस वजह से है, या इसके और भी एलिमेंट्स हैं? देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो ये एक फ़ौरन होने वाली चीज़ नहीं है। ये काफ़ी अरसे से ये अमल जो है वो जारी था, तकरीबन एक सदी हो गई। जब डेवलपमेंट का प्रोसेस जो शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसमें जो भी यूरोपियन ममालिक, अमेरिका, जो डेवलप उस वक़्त के थे ममालिक जो हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए। अब उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में शायद उस वक़्त इतनी नॉलेज नहीं थी, उतना एहसास नहीं था कि हम तरक्की तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हम बर्बादी की तरफ भी स्लोली जो है वो जा रहे हैं। ये जिस तरह कैंसर है कि कैंसर की जो शायद वो 10 साल पुराना होता है, 15 साल पुराना होता है, लेकिन जब उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है तो एकदम इंसान को जो है वो मतलब वो ट्रिगर करता है, वापस आना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसी तरह ये जो है माहौल के हवाले से हुआ कि जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमने माहौल को, ओजोन लेयर आपने कहा, इसी तरह जो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रोसेस है वो उस वक्त शुरू हुआ। तो एक एब्जॉर्प्शन का एक टाइम होता है, एक कैपेसिटी होती है। फोम को आप जिस तरह एक हद तक पानी जो है ना वो दे सकते हैं, उसके बाद जो है वो जज्ब नहीं करेगा। तो यही सिलसिला है कि एक वक्त ऐसा आया कि वो जज्ब की जो होने की जो सलाहियत थी या जो कैपेसिटी जो थी वो अब ख़त्म हो गई है, तो उसके असरात अब आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब उसके असरात जब हम देखते हैं, जैसे ओजोन की बात है, ओजोन का पता चला कि जी ये है, तो वो से हीट वेव और जो अल्ट्रा उसके बाद जो डैमेजेस वगैरह हुए, फिर उसके साथ साथ जो हमारा जो एक लिविंग जो स्टाइल है वो बड़ा तब्दील हुआ। सिर्फ हम पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, हम डेवलप ममालिक में नहीं जाते। पहले मैं इस्लामाबाद में तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो गया मैं रह रहा हूँ। तो इस्लामाबाद में यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता था, ओमनी बस सर्विस होती थी, डबल डेकर बसें चलती थी, गाड़ियों की तादाद ना होने के बराबर थी, सड़कें कम थी, जंगल ज़्यादा थे। अब आप उसको अगर आज के इस्लामाबाद को देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट एक मेट्रो बस चलती है और 2-3 और रूट चलते हैं। आपने मेरा सवाल का जवाब पहले ही दे दिया जो मैं बात करने था। नहीं, आप फिर भी कीजिएगा। तो उसमें फिर ये है कि जो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम जो जंगलात को ख़त्म कर रहे हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़्यादा, कंक्रीट जो है वो बढ़ा रहे हैं,
हमारी ट्रांसपोर्ट की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो ज़रूरियात थी वो हम पूरी नहीं कर रहे, उसकी बजाय जो इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट है, हर शख्स अपनी गाड़ी पे जा रहा होता है। अगर आप 100 गाड़ियां देखें उसमें से 85 से 90 ऐसी होंगी जिसमें एक शख्स जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है। हर घर के मेंबर के पास एक गाड़ी है। जी। अच्छा, अब ये क्या हो रहा है कि उससे क्या हो रहा है, उससे हो ये रहा है कि आपको सड़कें चौड़ी करनी पड़ेंगी। जब आप सड़कें चौड़ी करते हैं इसका मतलब आप और दरख्त काट रहे हैं। जब आप दरख्त काट रहे हैं इसका मतलब है आप जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जज्ब करने की सलाहियत है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जब गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, फ्यूल वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। फ्यूल के इस्तेमाल से क्या हो रहा है, वो आपकी फ़िज़ा जो है वो उसमें आलूदगी जो है वो हो रही है। 40 to 45% जो एयर पोल्यूशन है उसकी कॉज जो है वो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर चाहे वो ट्रकों की, रिक्शा की फॉर्म में, मोटरसाइकिल की फॉर्म में हो, गाड़ियों की फॉर्म में हो, जो भी है वो वो उसकी इसी के साथ कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर साहब एक चीज़ ऐड करें, जो आपने बात की, यकीनन मैंने आपसे यही पूछना था कि अब क्योंकि जो इस्लामाबाद से अगर पर्टिकुलरली बात करें, पाकिस्तान में बैठे हैं, ये वो इस्लामाबाद है जहाँ पर आपको सिर्फ आप गर्दन लेफ्ट करते थे आपको दरख्त नजर आते थे, राइट करते दरख्त, यहाँ तो आप पीछे देखते थे आपको दरख्त नजर आते, सामने देखते थे आपको दरख्त नजर आते। क्योंकि रोड की कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा होना शुरू होगी, हमें वुड से इतनी चीज़ें बनाना अब आ गई कि हमने दरख्त को काटना शुरू कर दिया बगैर पूछे। आप देखें जंगलों में आग लगती है, ये मैं मान नहीं सकता कि एक सिगरेट के जलाने से आग लगी, सारा जंगल जल गया, फिर दरख्त कटना शुरू हो गए। ये बड़ी ट्रिक्स होती हैं आपकी टिम्बर माफिया की। सवाल मेरा ज़रा मुख्तलिफ सा है लेकिन जवाब आपके लिए बड़ा आसान होगा, मुझे ये अंदाज़ा है क्योंकि आपका बहुत तजुर्बा है। वर्ल्ड अगर दुनिया की बात की जाए और वीनस की बात की जाए, 2 प्लैनेट हैं, दोनों का साइज़ तकरीबन सेम है, दोनों सूरज से तकरीबन एक ही साइज, मतलब उनके जो डिस्टेंस है सेम है। कार्बन यहाँ भी उतनी ही मौजूद है, उधर भी वीनस पे भी इतनी ज़्यादा मौजूद है। यहाँ पे टेम्परेचर 50 तक जाता है, वहाँ पे 850 तक जाता है। कार्बन वहाँ पर एनवायरनमेंट में, हमारी कार्बन ज़मीन में भी है, फ्यूल्स सब कुछ। फैक्टर कहाँ पे चेंज हुआ? ये बड़ा आसान सा सवाल है, कौन सी चीज़ है जो वीनस में नहीं है और यहाँ पर है, तो फिर तो सारा काम वही ख़राब करे। मुझे वीनस पे जाना पड़ेगा। लेकिन देखें वो एक जो एक इंसान ही नहीं है, ओवरऑल जो एनवायरनमेंट जो होती है, जाहिर है इंसान का एक फ़र्क है, लेकिन ये है कि जो लाइफ की हम बात करते हैं कि लाइफ जो है उसकी जो भी फॉर्म्स हैं वो ज़मीन पर ही हैं। वीनस के बारे में अभी तक शायद मतलब हमने कोई दरख्त नहीं वहाँ देखे, या हमने पानी नहीं वहाँ देखा, हमने शायद वो जो उसकी गैसेस की कंपोजिशन है उसका भी हमें पता नहीं है कि ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। तो उस हवाले से आपकी कहता कलामी की माफ़ी में से उस लफ्ज़ से मुझे एतराज़ है, जब लोग कहते हैं ना कुदरती आफात, मैं कहता हूँ ये कुदरती नहीं है, कुछ कुदरती नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें में आपकी इनपुट है या आपकी वजह से। अवामिल, असल में अवामिल जो हैं वो इंसानी हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, लेकिन आफात तो जाहिर है मतलब है कि वो एक कुदरती उस लिहाज से हैं। जो डिज़ास्टर्स की जब हम बात करते हैं, एक मैन मेड डिज़ास्टर होता है और एक जो है वो नेचुरल। तो जब जो मैन मेड डिज़ास्टर यही है कि हम जो है कार्बन बढ़ाए जा रहे हैं और कार्बन सिंक जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेचुरल बैलेंस है वो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा। तो वो उसकी वजह से जो है वो फिर नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो उसको प्रोवोक के होते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह अमेरिका की मैंने बात की, लिटरली ये कल की ही स्टडी है जो मैं पढ़ रही थी, बहुत डिफरेंट चैनल्स पे आ रहा था कि 52 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे है। बिल्कुल। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को तब तक एहसास नहीं हुआ इस आफत का कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं, जब तक अब उन पे आन नहीं पड़ी। आपको क्या लगता है कि अब जब उन पे आन पड़ी है और अब वहाँ के भी लोग बिलबिला रहे हैं कि खुदारा कोई बारिश की कोई बूंद बरसे तो हमारा कुछ सदेबाब हो, अब वो क्या वापस आएंगे इन सारी एलिमेंट्स की तरफ, नेचर की तरफ वापस आना शुरू होंगे? क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो ममालिक पैदा कर रहे हैं, हम तो उसका 1% भी नहीं कर रहे। हम हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1%। बिल्कुल। लेकिन जब हम जो सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान, साउथ एशियन कंट्रीज़ जो टॉप 10 है उनमें बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, जो 4 ममालिक जो हैं वो उसमें शामिल हैं जो टॉप 10 में। और वो ये पिछले 25 से 30 साल से ये इसी तरह हो रहा है। कभी पाकिस्तान पहले नंबर पे होता है, कभी चौथे नंबर पे, कभी 8वें नंबर पे, तो वो उस तरह हैं। जब हम बात करते हैं अमेरिका की, देखिए अमेरिका में पॉलिटिक्स हर जगह पे है, वहाँ पे लॉबिंग बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज को कभी भी रियलाइज़ नहीं किया गया वहाँ पे एज एन इशू।
अभी जब ट्रंप था उसने कहा कि ये हमारा मसला ही मसला नहीं है जी। हमारा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह वहाँ पे एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी है बंदूक के हवाले से कि वो लड़ाइयाँ झगड़े गली मोहल्ले में बच्चों वेपन को इंडस्ट्री वेपन के हवाले से जो है ना, तो वो अभी तक उसको जो है रेगुलराइज उस तरह नहीं कर सके बिकॉज ऑफ दैट लॉबी। तो इसी तरह ये जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से चीज़ें हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री, वो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये जब सर पे पड़ती है तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रियलाइज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो अब जो है अभी भी वो ये जो पिछली बार जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी शर्म अल शेख में इजिप्ट में, तो उसमें एक है लॉस एंड डैमेज के वो ममालिक जो क्लाइमेट चेंज के डिज़ास्टर्स की वजह से जो सफ़र कर रहे हैं उनको हेल्प की जाए, सपोर्ट की जाए, जो उनका डैमेज हो रहा है, जो लॉस हो रहा है उन ममालिक की तरफ से जो उसका बायस बन रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, आपने बात की इससे पहले कि मैं आपसे ये बात समझता हूँ, उससे पहले मैं कॉलर लेते हैं। याया भाई हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद मैं अपने सवाल आपके सामने रखूँगा। अस्सलाम वालेकुम याया भाई, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम अस्सलाम, और डॉक्टर साहब भी सलाम हो। इन्वायरमेंट पे जो बात हो रही तो बाकी इस वक्त तो बहुत बड़ा इन्वायरमेंट का इशू चल रहा है, दुनिया भर के अंदर चल रहा है, क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है। और अब मैं दुनिया को देख रहा हूँ तो वहाँ मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जितनी बारिश नहीं होती वहाँ बारिश हो रही है, जहाँ गर्मी नहीं होती वहाँ बहुत इंतहा से ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जाहिर है इसकी डिफरेंट वजूहत जो हमें समझ में आती है, जो हम पढ़ते हैं। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर साहब से, क्योंकि हम तो जाहिर है नेचर से हटते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है, फॉरेस्ट कट रहे हैं, यानी अमेजोन भी काफ़ी हद तक कट रहा है। अब जो चीज़ें आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं वो आप अनप्रोटेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि वो उसको आप बेदरे इस्तेमाल कर रहे हैं, जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, डॉक्टर साहब बात ये एक इसके अलावा एक इशू जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैंने देखा है, जो हमारे यहाँ डिस्कस नहीं होता, हार्ट सिस्टम है उनका, और उसमें वेदर मैनिपुलेशन के लिए काफ़ी काम कर रहे होते हैं। और वो यानी उनके पास इतनी सलाहियतें हो गई हैं, वो मौसमी ज़लज़ले भी ला सकते हैं, सुनामी भी ला सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से एनवायरनमेंट और हमारे माहौल को कितना खतरा है और इसके क्या मुज़र असरात हो सकते हैं? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल है। डॉक्टर साहब, इसी सवाल के साथ ही मैं अपना सवाल भी ऐड कर लेता हूँ। आपने बात की थी कॉन्फ्रेंसेस की, आपने बात की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इमदाद दे दी जाए जिनके साथ नुकसान होता है। सर आपने मेरा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो पीएचडी भी है वो यूएस से ही है मेरे ख्याल में, आपने अमेरिका से ही पीएचडी की है, आप वहाँ रहे होंगे, यकीनन कॉन्फ्रेंस में इनवाइट भी हुए होंगे, आपने अटेंड भी शायद की हो, आपने देखा भी हो, आपका बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया होगा। सर मुझे समझ नहीं आती, COP 27 भी 26 भी अभी हुई, ये जितनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं एनवायरनमेंट की जितनी कॉन्फ्रेंस हुई, या तो खाली डेवलप्ड कंट्रीज़ आती हैं, वो आती हैं, वो मिल बैठती हैं, बात करती हैं, जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है, वो डिस्कस करती हैं। कोई रेजोल्यूशन मैंने आज तक कोई पास होते नहीं देखी कि जी हाँ हमारी वजह से ये हो रहा है, अपने पे कोई दब्बा नहीं लगने देते, निकल जाते हैं पतली गली से। मसले मसाइल हैं वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं होते। वो स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, यंगस्टर्स को मैं मानता हूँ बुलाना चाहिए, पर सिर्फ वही यंगस्टर्स मौजूद होते हैं जिनकी पावर नहीं होती, सिर्फ उनसे बात सुनी जाती है, सुनकर क्योंकि वो हिस्सा जी उस मुल्क से आए हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं, बात हो गई। ऐसा नहीं होता। जो ये अभी कॉप की बात की ना आपने, इसमें तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग थे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना मुख्तलिफ जो डेलीगेशन होती है उसकी कंपोजिशन होती है, कुछ सरकारी होते हैं, कुछ गैर सरकारी होते हैं। अब तो एथनिक बेस पे, लैंग्वेज बेस पे जो यंगस्टर्स हैं उनके बहुत बड़े बड़े जो हैं ग्रुप्स जो हैं वो जाते हैं। तो ये जो कम से कम ये चीज़ है वो उसमें अब तब्दीली आ रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज से कुछ अरसा पहले तक जो है 3-4 साल पहले तक जो वो इसी तरह होता था, बल्कि शायद 8-10 साल पहले सर इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ कोई रेजोल्यूशन पास होती है वो मानते हैं कि जी हम हैं, होती हैं जी, होती हैं, ये उसी तरह होती हैं जिस तरह UNO की रेजोल्यूशन जो है कश्मीर के बारे में पास हुई थी और उसका असरात जो हैं वो अभी तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। तो ऐसी वो चीज़ें, क्योंकि वो जब आप एक कमिट करते हैं वो ऑब्लिगेशन होती है, नेशनल ऑब्लिगेशन होती है कि आपने इस चीज़ को कमिट किया है, अब आप उसके जवाब दें कि हम इस, जैसे मैं वैसे ही एक मिसाल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर जो नेशनल पार्क्स हैं या प्रोटेक्टेड एरिया हैं, हमने ये ग्लोबल जो है एग्री किया है कि पाकिस्तान का या 17% या 30% या 25% हिस्सा जो है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हाँ। और वो जो है उसमें जो भी जंगली हयात है उसको बचाएंगे। जी सर।
और वो उसकी तरफ जो है वो उसको रिपोर्ट करते हैं हर साल, हर दूसरे साल, जो भी एक रिपोर्टिंग होती है। अब वो उसके अंदर हो क्या रहा है, मार्गला हिल नेशनल पार्क जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क है। इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट इसमें मौजूद है, ठीक है ना, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, दुनिया को अगर हम दिखाते हैं वो तो ये दिखाते हैं जी हमने ये प्रोटेक्टेड एरिया बना लिया, अंदर उसके क्या हो रहा है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो हैं ग्लोबल लेवल पे भी हैं। ये जो लॉस एंड डैमेज की बात हम कर रहे थे, लॉस एंड डैमेज में यही है कि वो ममालिक जो कि इसका बायस बन रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग का, वो उस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में लाने में ही वो तैयार नहीं थे। लाने के लिए वो इतनी एफर्ट करनी पड़ी और पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसमें, उस चीज़ को आगे वो एजेंडा पे ले आए। कॉन्फ्रेंस जिस दिन शुरू होनी थी उससे एक रात पहले वो एजेंडा पे भी आ गया, उससे एग्री भी हो गया कि हाँ जी होना चाहिए ये वो, लेकिन कोई सॉलिड चीज़ नहीं सामने हुई, नहीं आई। पैसे भी कमिट हो गए कि जी हम ने इतने पैसे हम देंगे, उसने कहा इतना ये वो इतने पता नहीं आई थिंक $100 बिलियन या कुछ इस तरह, और वो पैसे जिन्होंने देने थे यूएन को वो पैसे नहीं दे रहे। तो वो इस तरह के बहुत सारे जो है ना वो इसी बात पर हम लाना चाह रहे थे आपको, और आपने वो बात कह दी। शुक्र है, अक्सर लोग ढके छुपे अल्फाजों में कह देते हैं, लेकिन आपने हमें बता दिया जो बात नहीं, ये हकीकत है। इसको आप मतलब है वो जितनी जल्दी मान लें, एग्जैक्टली जितनी जल्दी मान लें उतना ही जो आपकी जो फ्यूचर जनरेशन की अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो उससे जो है वो बच सकती हैं। अब सवाल था जो ये सुनामी और कॉलर के सवाल की तरफ हम आएंगे, ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो याहिया के सवाल को शामिल करेंगे, और आप लोग भी कॉल करके कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कहीं मत जाए हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने एक बड़े मजे की बात की कि आप लोगों को एनवायरनमेंट का ख्याल कैसे आ गया। हमें हाँ, लोगों को नहीं आता एनवायरनमेंट का ख्याल, और ये मॉर्निंग शो का टॉपिक तो टॉपिक भी नहीं है। हमारे अक्सर टॉपिक्स तो लोग यही कहते हैं कि जी मॉर्निंग शो का टॉपिक नहीं है, हम टॉपिक के हवाले से ठीक है, लेकिन हम एज ए मीडिया पर्सन जो एथिक्स हमें सिखाए गए थे कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, उसके हवाले से हमें हमेशा ये बात याद रहती है कि कुछ ना कुछ अच्छी बात यहाँ से बता के उठते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले याहिया का सवाल आया था कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पास वो डिवाइसेस मौजूद हैं जो आर्टिफिशियल नेचुरल डिज़ास्टर्स लेके आती हैं, और उन्हें नेचुरल डिज़ास्टर का नाम दे दिया जाता है कि जी ये कुदरती आफात है, लेकिन वो होती नहीं है, वो आर्टिफिशियली तौर पे लाई जाती हैं। डॉक्टर साहब यही सवाल आपके पास लेके आऊँगी, कितने % आपको लगता है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो मैन डिज़ाइन होते हैं, लेकिन उनको इस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाता है कि लगता है कि वो कुदरती आफात है? ऐसा बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी अगर इस तरह डिज़ास्टर क्रिएट करे वो उनके पब्लिक के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती है। तो लेकिन जो अगर हम क्यूमुलेटिव देखें, अगर हम पिछले 40-50 साल को शामिल करें तो ये बेसिकली तो वही है, ये सुनामी ना कहें इसको, ये आहिस्ता आहिस्ता आने वाला सुनामी है कि आप हर शख्स जो है वो इसे, हर मुल्क जो है वो मुतासिर हो रहा है। अब अगर कोई ऐसी डिवाइस है जो अमेरिका में 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो ला सकती है, हीट वेव जो है वो आ सकती है, तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसके अपने शहरी उससे मुतासिर हों, या रशिया जो है वो नहीं चाहेगा। तो ये ऐसी चीज़ होती है कि अगर कोई इंटेंशनली भी करता है वो अल्टीमेटली उसके ऊपर ज़रूर असर जो है उसका पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि ये ऐसा जो अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल डिवाइसेस जो हैं वो डिज़ाइन अच्छे पर्पस के लिए की गई थी, कि वो जगह, वो इलाके जो कहत का शिकार हो जाते हैं, जहाँ पे बहुत बहुत अरसा बारिश नहीं होती, वहाँ पे आर्टिफिशियली बारिश बरसा दी जाए, तो ये क्या मुमकिन है? वो तो मुमकिन है, वो पाकिस्तान में भी उसके तजर्बे हो चुके हैं, और अभी इस वक्त दुबई में तो बहुत ज़्यादा जो उसके तजर्बात हो रहे हैं, और बल्कि इस्तेमाल हो रहा है।
लेकिन वो बड़ा लोकलाइज होता है। अगर आपने इस्लामाबाद के एक सेक्टर में बारिश करनी है तो वो वहाँ पे तो हो जाएगी, लेकिन ये है कि उसका असर जो है वो एक लार्जर एरिया पे जो है वो नेबरहुड पे नहीं आपको होगा। जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, आप यकीनन आपने उसको भी स्टडी किया होगा, उसको देखा होगा, वहाँ पे लेक में आग लगती है। वहाँ पे बहुत सारे, तकरीबन 2016 में मैंने खबर पड़ी, 17 में, 18 में, 19 में, जो आप तजुर्बात करते हैं, एटॉमिक तजुर्बात करते हैं, चांद के लिए करते हैं, उससे जो हीट निकलती है, कहते हैं जो उसकी एमिशन होती है उससे एक प्रॉपर पोल्यूशन की असरात पड़ते हैं। यहाँ के पाकिस्तान में बहुत सारे तजुर्बात ऐसे होते हैं। सो हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर आप देखें तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, और वहाँ पे अगर आप किसी का अगर चक्कर कभी इंडिया ज़िंदगी में गए हो तो उनको पता चलता है कि इंडिया में पोल्यूशन का बड़ा ख़राब हाल है। यकीनन स्टैट्स में उस तरह नहीं आता, लेकिन बड़ा ख़राब हाल है। जिस सेंटर में हम रहते हैं, आप कराची को अगर देख लें, आप सिटी वाइज भी देख लें, तो पोल्यूशन का इंडेक्स बड़ा डिफरेंट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कराची का इस्लामाबाद से बहुत फ़र्क है। सर, इसकी क्या वजह है? क्या वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुई, सवाल के अंदर सवाल है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जो ब्रिटिश करके गए थे, मैन मेड से सब कुछ इंडस्ट्री पे कर दिया, क्या ये बहुत बड़ी वजह है इंडस्ट्रीज़ की? उनका इंडस्ट्री तो बना गए, लेकिन उससे जो नुकसानात एमिशन होगा उसका कोई कुछ नहीं कर रहा, ना कुछ सोचता है। तो इस हवाले से कुछ कहेंगे? देखिए, जो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हमारा जो पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो कि हर अब 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों ने भी अपना बनाया, और उसमें जो है नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि हर जो इंडस्ट्री है उसके लिए मुख्तस हैं, कि अगर आप एक इंडस्ट्री हैं और आपने हवा, पानी जो बाहर फेंक रहे हैं उसके एक लेवल होने चाहिए। अगर वो लेवल वो उस तरह नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, अगर पानी आपका वो गंदा जा रहा है तो इंडस्ट्री आपको जुर्माना करती है। तो ये तो हो गई एक सरकारी बयान। अब जो हो रहा है एक्चुअल वो बहुत ही मुख्तलिफ है। कि जो इंडस्ट्री देखें, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ख़ास तौर पर सिंध की है, उसमें कैपेसिटी नहीं है। इतना बड़ा पाकिस्तान का जो शहर है, सिर्फ कराची की मैं बात कर रहा हूँ, 60% जो मुल्क की इंडस्ट्री है वो वहाँ पे है। तो ये पूरी चेक एंड बैलेंस है। 3-4 लोग हैं जो कि शायद क्वालिफाइड भी उस तरह ना हो, ट्रेंड उस तरह ना हो, बैकग्राउंड उस तरह का ना हो, जो कि ये वो मॉनिटर करते हैं। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो उसको फॉलो नहीं करते, कोई चेक एंड बैलेंस उस तरह नहीं है। एक जो वहाँ पे एयर पोल्यूशन के हवाले से, जो एयर पोल्यूशन में जो सबसे अहम चीज़ है वो है डिस्पर्शन, कि हवा जो है वो कितनी चल रही है और किस रुख पे चल रही है। अब जो हमारे यहाँ एक, जो आपने इंडिया की बात की, जो सर्दियों में जो स्मॉग का जो इशू होता है, जी उसमें कुछ तो यहाँ पे लोकल बर्निंग वो जो दिल्ली से भी आता है। उसके अलावा जो विंड की डायरेक्शन है वो उस वक़्त इंडिया से पाकिस्तान की तरफ आती है। बिल्कुल सर। और वो बड़ी स्टडीज़ मौजूद हैं कि जो कि बताती हैं कि विंड डायरेक्शन जो है वो क्या है, और लाइव जो है वो चल रहा होता है। पता है कि आप अगर वेदर सिचुएशन देखें तो वो बता रहे होते हैं कि इस वक्त विंड मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। और उस दौरान में वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मैंने खुद पढ़े हैं कुछ उनके डायरेक्शंस जो वो फार्मर्स को देते हैं कि आपने इस दौरान इस महीने के इस दौरान में आपने बर्निंग करनी है। अब वो जो बर्निंग करते हैं तो वो फिर विंड मूवमेंट के साथ जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होती है, और यहाँ पे हम अपना भी कर रहे होते हैं, कुछ वो हमें कंट्रीब्यूट करके देते हैं। तो वो जो स्मॉग का जो एक इशू है वो फिर बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की मैं बात कर रहा था, उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि वो जो 40 to 45% जो एयर पोल्यूशन है उसमें ट्रांसपोर्ट जो है वो उसका कम। हलीमा, मैं गया फूड कंपनीज में, सर के साथ शेयर करूँगा, और एक स्टील कंपनी में जहाँ पे आपकी एमिशन सबसे ज़्यादा हो सकती है, आप ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। तो जब हम ट्रिप पे गए तो मुझे चूँकि सवाल करने की आदत थी, तो मैंने कहा जी मुझे बताएं, अगर आपने इन्वायरमेंटलिस्ट से मुझे मिलवा दें। कहते जी ये प्रोजेक्ट हेड है, यही है इन्वायरमेंटलिस्ट। मैंने कहा ठीक है। मैंने सर से बात की, मैंने कहा सर आपकी एजुकेशन किस फील्ड से है? तो कहते जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो मैं क्योंकि स्टूडेंट था तो उन्होंने कहा जी हम और सवाल इसके एंटरटेन नहीं करेंगे, आप देखें, आप देखें सारे, वो देखें प्रोसेस कैसे हो रहा है। सर मुझे बड़ा दुख हुआ कि चेक एंड बैलेंस है, लॉ भी है, इंटैक्ट भी है, इम्प्लीमेंट होने के लिए आपको नहीं लगता कंपनीज में कम से कम एक एनवायरमेंटलिस्ट जिसको पता हो कि क्या हो रहा है होना, लागू करना चाहिए, ज़रूरी है? नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। और जो एनवायरमेंटल
जब भी कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, कोई इंडस्ट्री लगती है, वो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, चाहे सड़क बन रही हो, ये बिल्डिंग जो बनी है, ये जिसमें हम बैठे हुए हैं, इस बिल्डिंग का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ होगा। और वो जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है वो ये देखता है कि इस बिल्डिंग के बनने के बाद और बनने के दौरान में किस किस्म के जो है पोल्यूशन के ज़राए होंगे। अगर यहाँ पे आग लग जाती है, खुदा न खास्ता, पानी का मसला, सीवरेज का मसला, अगर कोई ऐसे एक्शन होते हैं जो पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, उसको तो उसको कितने चांसेस हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है और उसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं। ठीक है, ये सारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एक बनता है जिसको के इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी। इम्तियाज साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, और डॉक्टर साहब को भी सलाम और भाइयों को भी वालेकुम अस्सलाम। और नया इस्लामी साल शुरू हो गया, मुबारक हो। मुबारक हो सर। और ये डॉक्टर साहब से तो शायद ये मुझे पहचानते नहीं, किसी और चैनल पे बहुत दफा बात हुई थी, अभी उन्होंने लाइफ स्टॉल का प्रोग्राम खत्म कर दिया। एक बात जरा टॉपिक से हटके, फिर उसके बाद चंद सेकंड ज्यादा चाहूंगा। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शायद हमारी किसी बात से फायदा हो जाए हमारे मुल्क का, बनीना इंसान का। अगर कि हम सारे हफीज से लोग हैं, इंसान है। मैं भी इतने प्यारे प्यारे आप कपड़े पहनते हैं माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, तो आपकी सारी सैलरी तो इसमें लग जाती होगी, ये मेरे दिल में ख्याल आया था। तो मैं आपसे शेयर करूं। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं बताता हूँ आपको एक बात। मैं PhD या डॉक्टर तो नहीं, मैं तो अंगूठा छाप बंदा हूँ, बस आप लोगों की मेहरबानी, इतनी इज्जत देते हैं। बात दरअसल ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया दरख्त उगाने के बारे में, कि अगर क़यामत की घड़ी करीब भी हो तब भी एक दरख्त यानी कि इस तरह का लगाया जाए, तो इसकी इम्पोर्टेंस है। और डॉक्टर साहब भी इस बात से इत्तफाक करेंगे, ये वो नहीं बोल सके, मैं कह देता हूँ कि सारे तबाही और बर्बादी के करतूत हमने खुद किए, इंसान ने, हजरत इंसान ने किए हैं। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, अगर इसके अंदर डंडी मारी गई या इसके पैसे खा लिए गए तो किसी का घर नहीं बचेगा, कोई इंसान नहीं बचेगा। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी मछली होती है समुंदर में, जिसे अल्लाह पाक ने समुंदर में पैदा किया, जो गंदगियों को खा जाती है। अगर वो गंदगियों को ना खाए तो सारा समुंदर का पानी खराब हो जाएगा। तो अल्लाह पाक ने भी एक सिस्टम रखा है। तो हम इंसान जो है, हम बिला वजह जो है ना, हम लोग इतनी गंदगी फैला देते हैं जिसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। इस काम में दो नंबरी नहीं। अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए कहीं से पैसे आए या कोई पैसे दे या मदद करे, तो ये ना कि हम किसी और चक्कर में लगा दें, बल्कि उसको ग्लोबल वार्मिंग पे हमें लगाना पड़ेगा। और दरख्त लगाने का रुझान इतना ज्यादा पैदा करना पड़ेगा, हर आदमी को इबादत की तरह समझना पड़ेगा, जो कि हमारे शऊर कम है। दो नंबरी नहीं करना है, वरना आप अल्लाह पाक को या किसी को आप कसूरवार या इल्जाम नहीं ठहरा सकते। हम खुद ये कर रहे हैं, फैक्ट्रीज है और जो गैसेस निकलती हैं, आपको नहीं पता है कितने पावरफुल लोग होते हैं, वो आपकी बात को जूते की नोक पर रखेंगे। बिल्कुल। और ये जो मजमूई बात की है, बड़ी बड़ी जी सर। एक चीज मेरे बच्चे ये कि हम आपने आने वाले इसमें अमीर गरीब को कोई फर्क नहीं है, लपेटे में आएंगे तो सारे आएंगे। और और आ भी रहे, और आ भी रहे, बिल्कुल ठीक है, हम इससे बच जाएंगे और बाकी सब लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सब लोग इसमें आएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस बारे में बात करेंगे। कहीं ना गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको फिर एक बार, एक और सुबह में। और यकीनन हुमायूं, ज़ेब अब्बासी और हलीमा जुल्फ़िकार आपके साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर एजाज़ हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल का बार बार मुझे गूंज रहा और दुख भी हो रहा है। उन्होंने कहा था कि आज आपको एनवायरनमेंट की याद कैसे आ गई। सर सवाल यहीं से कर लेते हैं। वो कहते शेर आया कहते रहे, इतना मसला होगा। मैंने कभी नहीं देखा टॉक शोज़ में हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, हम सियासी बातें हो रही हैं, हम फैशन के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री कैसे मीडिया चल रही है, हम वो सारी कर रहे हैं। जो मौसम के हालात हो रहे हैं, और ये इससे वर्स जाएंगे, ये बेहतर नहीं होंगे, ये इससे खराब होते जाएंगे। जो हम कर रहे हैं, कुछ ना किया हमने और कुछ नहीं करेंगे, कुछ हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर, हम डेवलपिंग कंट्री, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है। वहाँ से सब कुछ आ रहा है मवाद, और हमें वो सहना है और हम सहते रहेंगे, और हम डेवलपिंग ही रहना चाहते हैं। देखें बात ये है, जो
एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक बात करते हैं हम, जो है ना, तो इट्स ए कॉर्पोरेशन, आप कोई भी आप जो है इट्स ए बिजनेस बेसिकली। जब भी हम बात करते हैं इसमें अगर सिर्फ यही हम सोच लें कि जी हमारी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट विल बी टूवर्ड्स से एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, जो 2-3 आप चीज़ें पकड़ लें, तो आई थिंक अगर हफ्ते में एक प्रोग्राम भी करें, सबसे अहम चीज़ है आगाही, उसके बाद एक्शन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ये नहीं पता कि मैं अगर एक दरख्त काट रहा हूँ उसका नुकसान क्या हो रहा है, या दरख्त को काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, कब काटना चाहिए, या पानी को मैंने जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कितना बड़ा हमारे लिए नेमत है और इसको हम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट इन ए सेंस कि हम उसको ज़ाया कर रहे हैं, और दूसरा हम उसको आलूदा कर रहे हैं। तो अगर आलूदा पानी है वो तो ज़ाया हो गया एक लिहाज से, ठीक है ना, हमारी ज़रूरियात के हवाले से। तो ये ऐसी बहुत, इसी तरह हम बात कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, या बहुत सारी कि जी आप अगर मेरे घर के पास फ़र्ज़ किया मेट्रो का अगर स्टॉप है, चंद एक लोगों ने वो मुख्तलिफ ग्रुप्स जो होते हैं उसमें शुरू किया है कि जी मैंने सफ़र किया आज पहली बार मेट्रो में और मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने सोचा कि मैं आइंदा हफ्ते में 3-4 दफ़ा जो है वो उसी को इस्तेमाल करूँगा। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता, हम बाहर की मिसालें देते हैं कि जी सर कारपूल भी एक बड़ा अच्छा, कारपूल एग्जैक्टली, कारपूल एक बहुत अच्छा हमारे मैं अक्सर ये करता हूँ, मुझे लेकिन हुमायूं उसमें सिक्योरिटी का थोड़ा इशू अच्छा नहीं, कारपूल मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बताऊँ। जैसे हमारे ऑफिस है ना, हमारे ऑफिस के बहुत सारे लोग जो है वो एक ही से मिला के, तो मुझे पता है मेरे ऑफिस के लोग हैं, तो उनके साथ कारपूल बहुत आराम से मैं कर लेता हूँ। दूसरा मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल है, आपने देखी होगी आजकल बड़ी वायरल है, वो साइकिल पर आती जाती है, ठीक है। हमने साइकिल का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया। आप माने मेरी अपनी नानो, मेरी पर नानी, मैंने आपको जिक्र भी किया था, अभी भी साइकिल चलाती हैं और वो दुकान पे भी साइकिल पे चली जाती है। देखिए ना, पैदल चलने का इस्तेमाल खत्म कर दिया तो साइकिल तो दूर की जी एग्जैक्टली नहीं, असल में बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम इतना नहीं है, जो रिमोट है ना उसने हमारी जिंदगियों को कब्जा कर लिया, आसान कर दिया, तो अब कहते हैं आसानी रहे सारी जिंदगी। हम बैठे बैठे ही कहते हैं टीवी का चैनल जो है वो चेंज हो जाए, पहले सब आपको थोड़ा सा। सर बीमारियां भी तो बहुत सारी, जैसे पोलन हो गई, ये पोलन एलर्जी और चीजें होती हैं सर, इसको माइन्यूट करने के लिए मुझे आज तक समझ नहीं, आपसे पूछ सकता हूँ सर, ये मागला से पोलन खत्म क्यों नहीं किया जाता, क्या बहुत जरूरी है? ये जो पोलन का जो इशू है ना, वो वजह क्या है? वजह ये है कि हमने बहुत से ऐसे पौधे इस्लामाबाद को ग्रीन करने के लिए इंट्रोड्यूस किए जो यहाँ के नहीं थे, लेकिन उनकी जो ग्रोथ है वो स्पीडी थी। तो हमने नंबर बनाने के लिए, अपने शो करने के लिए प्रोग्रेस, हमने कहा ये स्पीडी ग्रोथ होगी, जल्दी ग्रीन हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो वो जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसके असरात जो है वो थोड़ा सा वक्त लेते हैं। 15-20 साल बाद जो है वो जो जनरेशन थी, नई जनरेशन जो है वो एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो उस तरह नहीं थी, क्योंकि वो बाहर से आए थे पौधे। तो यहाँ का लोकल जो फ्लोरा है अगर आप उसको इस्तेमाल करें या उसको लगाएं तो इतने उसके नुकसानात नहीं होते, कोई बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। अभी इस वक्त जो है पेपर मलबरी, एक और छोटा सा पौधा है जिसके सफ़ेद छोटे छोटे फूल हैं, पार्थेनियम जिसको कहते हैं, ठीक है, और गाजर बूटी कहलाती है। अच्छा, वो इतना फैल गया है कि उसने भंग को तकरीबन वो रिप्लेस, भंग हमारा यहाँ का लोकल पौधा है बिल्कुल, और उससे कभी एलर्जी लोगों को नहीं हुई, बल्कि सुकून मिलता है बहुत से लोगों को उसके इस्तेमाल से भी, लेकिन उसमें खास किस्म की खुशबू होती है, उसके पास बैठ के भी आपको अच्छा लगता है। हाँ, वो वही वजह है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक है लेंटाना, मतलब चंद एक पौधे ऐसे हैं जिनसे एलर्जी होती है, और वो एलर्जी इतनी शदीद होती है कि बाज़ औक़ात साल में 1-2 अमवात होती हैं, लोग मर जाते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एलर्जी के हवाले से, तो वो उसके बेसिकली तो यही रीज़न है कि चूँकि उसका एक्सपोजर पहले जो लोग हैं उनको नहीं होता, कुछ में इम्यूनिटी जो नेचुरल होती है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, या उनको खांसी आएगी या जो है वो थोड़े बीमार होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो सिस्टम है वो वीक होते हैं, और वो जो है वो। डॉक्टर साहब, जिस तरह इम्तियाज़ साहब की भी कॉल आई थी, उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ताकीद से कहा है कि आप दरख्त लगाएं,
शजरकारी मुहिम होती है हर साल पाकिस्तान में, बहुत बड़े पैमाने पे दरख्त लगाए जाते हैं, फ्री में बांटे भी जाते हैं, जहाँ पे मिल रहे होते हैं वहाँ से आप जाएं, जितने मर्जी चाहे फ्री वो आपको दे देते हैं। आजकल सीजन भी है, आजकल सीजन भी है लगाने का। दरख्त लगाना कितना ज़रूरी है और उसको उसका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। हम एक दफ़ा वो पौधा तस्वीर खिंचवाने के लिए लगा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि हम उसका ख्याल नहीं रखते तो वो दोबारा ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। तो ख्याल रखना भी कितना ज़रूरी है। जी, वो असल में यही बात है, जिस तरह आज अभी हम अगर पिछले 25 साल से जिस तरह दरख्त लग रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे ना होते, हम यहाँ पे दरख्तों के झुंड में जो है वो शायद बैठे हों, पेपर में जितने दफा लग चुके हैं, जितने लगे। असल में एक तो अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है वो ये है कि लैंड यूज़ प्लान जो हमारा होता है, कि किसी भी शहर का एक लैंड यूज़ प्लान होता है कि हमने ज़मीन को किस तरह इस्तेमाल करना है, यहाँ पे बाज़ार बनेगा, यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पे ये, तो वो जंगल के लिए जो दरख्तों के लिए जो इलाका मुख्तस किया जाता है वो कुछ अरसे तक तो वो रहता है। फिर कोई डेवलपमेंट स्कीम आती है कि हमने यहाँ पे एक फलाना बिल्डिंग बनानी है, तो वो जो दरख्त हैं वो आपके फिर वो हो जाते हैं। एक सोसाइटी बननी है इधर, सोसाइटी बननी है या किसी ने, बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली, कोई बहुत अहम सोसाइटी है वो, अहम उसका बनना बहुत ज़रूरी है इस मुल्क में, और वो अगर ना बनी तो वो जो प्रायोरिटीज़ हैं हमारी, बहुत नुकसान हो जाएगा, जगह नहीं मिलेगी लोगों को रहने के लिए। और वो जो लैंड यूज़ प्लान है उसकी मैं जो अक्सर मिसाल देता हूँ, कराची के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी ग्रो करता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक बड़ा ही अहम जो है इकोसिस्टम है, जो कि दरिया के पानी और समंदर का पानी जहाँ पे मिलता है वहाँ पे अमूमन एक एस्चुरी बनती है, वहाँ पे दरख्त जो है वो परवान चढ़ते हैं। और ये एक नर्सरी ग्राउंड है मछलियों के लिए, श्रिम्प्स के लिए। तो और इसके इर्द गिर्द जो है ना मछलियाँ अपनी बचपन गुजारती हैं। मैं चाहता हूँ हम आपको भी दावत देते रहें और आपसे भी बातें होती रहे, मुलाकात होती रहे, लेकिन अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा जो कि मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट की फील्ड में आना चाहते हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, ज़ूलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अब इस फील्ड में आने की कोशिश करें। शुक्र है अब कहीं ना कहीं वो डॉक्टर और इंजीनियर और वो जो 6-7 पोस्टें जो थी उससे अब टूट रही हैं और लोग अब दूसरी तरफ आ रहे हैं। आईटी में माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, एआई में लोग आ रहे हैं, कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं मीडिया में, कम्युनिकेशन में आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर आप इसको इस एज अ फील्ड कैसे देखते हैं और उन बच्चों के लिए क्या मशवरा है, कहाँ कहाँ इंटर्नशिप करें, कहाँ पे जॉब्स हैं जहाँ पर वो कर सकते हैं? तो जो घर बैठे हैं जिनके बच्चों को जिन्होंने इस फील्ड में लिया है, मैं अपनी बहन के लिए खाली सवाल नहीं पूछ रहा, मैं यही कहने वाली थी कि वरा के लिए आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इकट्ठी कर रहा हूँ, वरा के लिए भी, उसके साथ बहुत सारे और लोग भी। जी, ये मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दे, मैं मैंग्रोव वाली बात जरूर सर प्लीज। वो मैंग्रोव्स वो लगाते थे, एफर्ट करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, WWF वगैरह वगैरह। तो उसके बाद क्या होता था, वो जगह जब जंगल बन जाता था अलॉट कर दी जाती थी किसी इंडस्ट्री को, किसी और जो है इस तरह जो डेवलपमेंट के उसमें पूरा तो जंगल बना हुआ, वो सारी की सारी एफर्ट ज़ीरो जो है वो हो जाती थी। जब तक लैंड यूज़ प्लान रिलीजियसली हम उसको फॉलो नहीं करेंगे कि ये यहाँ पे जंगल होगा और होगा तो और रहेगा, तब तक जो है ना ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अब आते हैं आपके जो क्वेश्चन था, आपकी सिस्टर के हवाले से देखें, जो एनवायरनमेंट एक ऐसा फील्ड है जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रहा है। अभी इस वक्त जिस तरह आपने बात की, एक वक्त जो इस वक्त भी ऐसा है कि एनवायरमेंटलिस्ट तकरीबन इस्लामाबाद, रावलपिंडी की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट डिग्री जो है वो एनवायरमेंटल साइंसेज की ऑफर होती है। एनवायरमेंटल साइंस जी, तो वो तकरीबन अक्सर लोग जो हैं वो एब्जॉर्ब जो है वो हो जाते हैं। और जो ख़ास तौर पर अभी जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरे जो सर्विस कमीशन है गवर्नमेंट की जॉब के हवाले से, उन्होंने इसको रिकग्नाइज़ किया है कि ये जो डिग्री हैं इसमें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी लोग हायर होंगे वो एनवायरमेंटल साइंस से के बैकग्राउंड से ही होंगे। तो इसका स्कोप तो वक्त के साथ साथ फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह आपने कहा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो लॉ के हवाले से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हवाले से वो आ रही है। तो वो उनको एनवायरमेंटलिस्ट रखने ही पड़ेंगे। अभी तो शायद वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है सख्ती करेंगे, इस तरफ आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये जो चीज़ है एक
जल्द ही जो है उसमें वो एब्जॉर्ब करने होंगे उनको। तो स्कोप तो इसका बहुत है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर स्कोप नहीं है और आपको एनवायरनमेंट के हवाले से आपने पढ़ा है तो आपकी जो सेंसिटाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी। अभी इस फील्ड के हवाले से जब अब मैं मीडिया की बात करता हूँ, आप अगर एनवायरमेंटलिस्ट को ढूंढना चाहें तो शायद बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। बिल्कुल तो हमें इन एनी केस जो है एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो चाहिए ताकि हमें हमारे जो जहन दिमाग खुले जी खुले। उम्मीद है इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एनवायरनमेंट के हवाले से जब भी बात करें दिल हम सबके बहुत दुखते हैं कि कब वो वक्त आएगा जब हम सोचेंगे कि हाँ पाकिस्तान ने इसके हवाले से कुछ किया है, इकदाम उठाए हैं। सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब तक इसके हवाले से इकदाम नहीं उठाए जाएंगे तब तक कोई बेहतरी नहीं आएगी। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में हम ये बात कर रहे होंगे। ये लगा कि इनफरादी बात तो ने कहा कि इनफरादी तौर पर अपनी इनपुट देकर इसमें हिस्सा डालकर आप इसको बेहतर हम हमेशा जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से और इस तरह की चीज़ों के हवाले से बात करते हैं कि वो कुछ क्यों नहीं करे, आप थोड़ा सा कुछ खुद करना शुरू करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बेहतरी डालेगा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुशामदीद कहेंगे आपको एक बार फिर। आप देख रहे हैं कि आज हम थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं, हलीमा मुस्कुरा रही है, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। मुस्कुराने की वजह यह है कि जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते, लेकिन हम कभी कभी ऐसा करते भी। हमने कहा था आपको अदाकारों की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, वो क्या करते हैं, वो कैसे अदाकार बने, उनकी ज़िंदगी कैसे चलती है। और यकीनन आप अगर अदाकार बनना चाहते हो कि अब इसके बाद जब इंडस्ट्री हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बूम की है, अब किसी राह पर चल पड़ी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदाकार बनना चाहते हैं, बिल्कुल आ रहे हैं और आना चाहते हैं इस फील्ड और अदाकार बनना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स अ गुड साइन। कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, कोई प्रोड्यूसर बनना चाहता है। और अब अच्छी बात यह है कि पहले सब टीवी के सामने आना चाहते थे। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कहते नहीं हमने ऑफ स्क्रीन भी काम करना है। अब डिजिटल का दौर है, लोग वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ वो इंसान मौजूद है जो अदाकारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। मूवी भी उनकी जो है वो आने वाली है और कमर्शियल्स भी उन्होंने की हैं। जब आप उनकी चेहरा देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कौन है, कहाँ से आए हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं। जनाब असद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, अदाकार, मॉडल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको देख के तो एनर्जी आ जाती है। बहुत शुक्रिया सर। मेरा पहला सवाल होता है हर किसी से, क्योंकि मैंने बताया था स्कूल में लोगों से स्केड्यूल पूछा करता था, तो वो आदत नहीं मुझे गई। असद की मॉर्निंग कैसे होती है, कितने बजे होती है और कैसे होती है? अच्छा, आई एम वेरी काइंड ऑफ मॉर्निंग पर्सन। आई लव ब्रेकफास्ट, सबसे फेवरेट मील मेरा ब्रेकफास्ट है यार, हम उसके लिए तो उसका मुझे ये होता है कि व्हेन एवर आई एम ट्रैवलिंग एवरीवेयर, तो सब लोग शूट करके सोए होते हैं, तो मैं सबसे पहले उनका कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता देखता हूँ कि क्या है भाई। मेरा 4 बजे तक शूट चल रहा है या 5 बजे तक चल रहा है। नाश्ता मैंने लाइक द मोमेंट आई गॉट अप, मुझे जो नाश्ता चाहिए दैट्स इट। अच्छा, मुझे कुछ लोग होते हैं नहीं करते नाश्ता, मेरा तो मूड खराब हो जाता है अगर नाश्ता। अच्छा, और अगर मुझे कुछ अगर मैं गुस्से में हूं ना तो आप समझ लाना कि मैं भूखा हूँ। क्योंकि मैं वो शेर होता है जब भूखा होता है शेर, तो यार एक फ्रूट वगैरह होस्ट के लिए रख दिया करें। नहीं, अभी तो मैं गुस्सा नहीं आया, इनका मूड खराब ना हो। अभी तो मैं बिल्कुल मूड खराब ना हो जाए। अच्छा, आपने सॉरी हम दोनों ना बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं सवाल के लिए, तो मैं क्योंकि ये रूल है कि लेडीज फर्स्ट। आप चलो, बहुत शुक्रिया। अच्छा असद, बहुत साल पहले तक जब हम बचपन में हुआ करते थे तो फिल्मों में वो लोग आते थे जिनकी तालीम इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अब जो है ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। अब जो भी आ रहा है पढ़ा लिखा, पॉलिश, हलीमा, ये होता था अगर आप मैडम की बात सुने, अंजुमन की देखें, आप सबा हमीद की अगर स्टोरी देखें, ये सब वो लोग हैं कहते हैं जी प्रोड्यूसर घर आए थे, अम्मी से कहा कि उसको क्यों नहीं फिल्मों में काम करता। द ओनली रीजन आप देखते हैं कि वक्त के साथ अगर हम खुद को नहीं बदलते तो चीज़ें ऑफ कोर्स पीछे रह जाती हैं। अभी पुराने एक्टर्स में से सिर्फ वो लोग सरवाइव किए हैं जिन्होंने अपने आप को वक्त के साथ ग्रूम किया है। तो पहले हमारे यहाँ क्या ट्रेंड है कि उस्ताद से शागिर्द बनते हैं लोग, आपने देखा होगा। सीखा, उसी से सीखा, पढ़ा कुछ नहीं। तो अब चीज़ें जब एडवांस हुई हैं तो क्या हुआ, वक्त चेंज हो गया, लोग पढ़े लिखे आना शुरू हो गए, डायरेक्टर्स पढ़े लिखे आना शुरू हो गए, एक्टर्स बाहर से पढ़ के आ रहे हैं। सब लोग ना एक अच्छे तरीके से एंटर हो रहे हैं, जो कि तरीका है।
अगर आप एक काम करने वाले से सीखते हो और एक इंजीनियर जो बाहर से पढ़ के आ रहा है, फ़र्क है। तो जो नई लौट आ रही है, जो फ्रेश लोग आ रहे हैं, उनमें ज़्यादा क्रिएटिविटी है। आप देखेंगे छोटी छोटी वो चीज़ें बनाते हैं, लेकिन वो इतनी हिट जा रही होती हैं। तो दिस इज़ द वे, लाइक अगर कोई भी चीज़ चेंज होती है तो फिर ऑफ कोर्स उसके पीछे एक यही मैं पूछना चाह रही थी कि एक पढ़ के आने वाला इंसान जो उस फील्ड के हवाले से पढ़ के आया है, क्या नॉर्म्स है, क्या वैल्यूज़ है, क्या करना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, और एक नहीं पढ़े लिखे इंसान का, क्योंकि लोग कहते हैं एक्सपीरियंस भी इस फील्ड में बहुत मैटर करता है, क्या एक पलड़ा बराबर है? एक्सपीरियंस मैटर तो आई गेस हम सब लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं कि हमें पहले इंटर्नशिप्स करना पड़ती हैं। आई वेंट कराची फॉर एज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई डिड इट बिफोर, कि मुझे पहले समझना था ड्रामा इंडस्ट्री है क्या, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, एक्टिंग है क्या, ड्रामा बेसिकली बनता कैसे है। तो उसके लिए मुझे, जब मैंने पहला एक ड्रामा किया मेरा आया था, तो आई वाज लाइक, जब मैंने स्क्रीन को देखा मैंने कहा नहीं अब तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरी एक्टिंग पॉलिश ना हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने इतने एक्टर्स के इंटरव्यूज उठा के देखे, सब जो है वो पहले असिस्टेंट रह चुके थे किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे। आप बड़े से बड़े एक्टर ले लो, वो भी असिस्टेंट रह चुके हैं। होता क्या है कि पहले वो चीज़ आपको सिखाती है, आप पढ़ लिख के तो आ गए हो, आपने थ्योरी पढ़ ली, सारा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है अब वो आप जब तक ग्राउंड पे नहीं जाते नहीं पता चलता। लाइक अगर मैं पहले के अपने कोई क्लिप उठा के देखता हूँ और अब का देखता हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क मुझे खुद नज़र आता है। एंड आई गेस द बेस्ट थिंग इज़ कि जो भी हम लोग स्क्रीन पे आते हैं उनके लिए ये है कि वो अपना काम खुद देखें। जब वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप एक बहुत बड़ा एक अलमिया है आपने, कि मैंने भी काम जब किया है ड्रामे में, तो एक चीज़ होती है कंटिन्यूटी। यार वो इतनी कोई मुश्किल चीज़ है हलीमा, कि जैसे आज आपका सीन खत्म हुआ, नहीं मेरे को बड़े मजे की होता, तो आज आपका सीन खत्म हुआ और वो शायद एक हफ्ते बाद हो, आपने वही कपड़े पहनने, आपने वही स्टाइल से दोबारा वहीं से शुरू करना है, उसी तरह के हेयर्स होने चाहिए डिटो, बिकॉज कंटिन्यूटी इज लाइक वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है। जो लोग देख रहे हैं अभी उनको नहीं पता होगा कि कंटिन्यूटी भी क्या होती है। तो अभी मेरी आपके साथ बात हुई है, ठीक है, अभी यहाँ से उठ के हमारा सीन है बाहर कि हमने चाय का कप बना रहे हैं, उधर भी दोबारा हमारी बात हो रही है। हम यहाँ से उठ के वहाँ अगर जाते हैं, दूसरे रूम में जाते हैं, तो एक सेकंड का मोमेंट होता है कि हम अगले फ्रेम में चले जाते हैं। तो अब आपने कपड़े और पहने हैं, मेरी वॉच नहीं है, तो वो कहेंगे कि भाई साहब, और हलीमा वहाँ से शुरू वहीं से करना होता है। आजकल लोग जो है ना, वो कप अगर ऊपर है ना तो आपने वही ऊपर से शुरू करना है। नहीं, और आजकल जब से सोशल मीडिया आया है असद, लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो एकदम पकड़ लेते हैं। मैं कहता हूँ चलता फिरता लोग मॉडल हैं। हर बंदे को ड्रेसिंग सेंस आ चुकी है, हर बंदे में इतना शौर आ चुका है कि वो बता सकता है स्क्रीन पे देख के लोगों को कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये चीज़ है ना, ये जो वाकई आगे जाना चाहते हैं वो कॉन्शियस करती है। लाइक मुझे बहुत कॉन्शियस करती है। व्हेन आई वाज डूइंग कॉलेज गेट, तो मेरे साथ लोग जो थे वो बहुत सारे कुछ, मैं बड़े मज़े का सवाल पूछने लगा हूँ हलीमा, आप पहुँच गई होंगी शायद थोड़ा सा। असद जब मैं चल गया असद की क्या राय है उस बारे में, तो अब मैं वो खरीदूंगा। जी असद, मुझे बताएं जो टिकटॉक से बनते हैं स्टार्स, उनके बारे में आपका क्या कहना? मतलब ठीक है, व्हाट आई बिलीव, कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है अगर उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया। बिल्कुल। और वहाँ पे अगर आप टिकटॉक पे जाते हो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। इट्स लाइक जो ऑडियंस हमारी है, हमें बताइएगा कौन सा कंटेंट है जो अच्छा मिलता है। ये डिपेंड करता है ना आप क्या देखना भी चाहते हो। ये आपके पे इंटरेस्ट पे, अगर आपने फजूल चीजें देखनी स्क्रॉल करनी है तो आपको एल्गोरिथम क्या होता है वही चीजें बताता है। लाइक मुझे मैं मोटिवेशनल पेज जो है वो बहुत फॉलो करता हूँ, तो मुझे उस तरह की वीडियोस आता है। द फैक्ट इज व्हाट आई बिलीव, देखें पहले हमारे बड़े कहते थे कि जिस तरह के आपके दोस्त होते हैं उसी तरह के आप होते हैं। मेरा सवाल आज का ये है कि अब हम दोस्तों से या बाहर आउटिंग हमारी इतनी नहीं है, तो जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं ना, उससे पता लगता है कि आप कैसे, उससे पता चलता है कि आप किस साइड पे जा रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की है। मैं आज ही ये बात सोच रही थी कि इंसान जो जिस तरह कहते हैं तन्हाई में जो है वो तन्हाई है आपका फ़ोन आपकी, क्योंकि आप उसी वक्त देख रहे हैं जब आप तन्हा हैं। तो जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब है आप स्क्रीन टाइम उठा के देखें 10-12 घंटे तो मेरा होता ही होता है।
हम जागने से लेके रात तक, जब तक सोना है फ़ोन हाथ में है। अच्छा मेरा भी नहीं होता, मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता फोन को मेरा मतलब 5-6 घंटे होता है। तकरीबन हर बंदे का एवरेज अगर उठा लो तो 7-8 घंटे 6 घंटे से कम नहीं है। तो हम किस पे सोशल मीडिया पे ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। तो अगर मुझे अपने आप को किसी फील्ड में या किसी काम में एक्सेल करना है तो मैं पेज चीज़ें उस तरह की फॉलो करूँ जो मुझे हेल्प आउट करें। अगर मेरा वो यूज़ हो रहा है तो वो किसी काम में लगे। अच्छा असद, अब आपने एक काम करना है, जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो बच्चे आना चाहते हैं, उनके लिए आपने कुछ इस किस्म की टिप्स देनी है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हों। जिस तरह से फॉर एग्जांपल कि अगर वो ये देख रहे हैं कि सिर्फ तैयार हो के आ जाना है तो एक्टिंग वो नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि जी एक हफ्ते बाद सीन हो रहा है और कंटिन्यूटी रहनी है, वो कभी वो ऐसा ही होना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल भी वैसा होना चाहिए, दाढ़ी भी उतनी ही उगी भी होनी चाहिए जितनी एक हफ्ता पहले थी। तो ये काम कितना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को स्क्रीन पे देख के लगता है कि ये काम बहुत आसान है, तैयार होकर बस यूं करके बैठ जाते हैं और हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैंने इस्लामाबाद में एक एक्टिंग क्लासेस भी स्टार्ट करवाई थी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया मुझे कोई बताने वाला नहीं था। हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि वो कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट लें। ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी था। तो आई थॉट कि हर बंदे के अंदर होगा। जब मैं ये चीज़ें नोट की तो मैंने एक एक्टिंग क्लास भी स्टार्ट करवाई किसी के साथ मिलके। तो सबसे पहली चीज़ ये है, जो मैंने देखा है आजकल के लोगों में पेशेंस नहीं है। ठीक है, वो आते हैं, वो कहते हैं कि मैं 2 दिन जाऊं और तीसरे दिन स्टार बनाऊं। ओवरनाइट सक्सेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले आपको नेवर गिव अप। अब हम सुनते हैं ये वर्ड बहुत नॉर्मली कि नेवर गिव अप, उसका मतलब डिटेल में नहीं जाते कभी कि नेवर गिव अप का मतलब क्या है। अगर मेरा 5 साल का जर्नी है, मैंने 5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन एवरीथिंग। जो पाकिस्तान की एक टॉप 3 फिल्म आ रही है, मैंने वो स्क्रीन भी टच कर ली। मुझे पता है ड्रामा, मुझे पता है लो प्रोडक्शन क्या होती है। तो वो मुझे 5-6 साल में पता चला, ऐसे नहीं कि 5-6 दिन में पता चल गया। और उसके लिए मैंने प्रॉपर धक्के खाए कि मैं 100 जगहों से रिजेक्ट हुआ हूँ। मेरा एक्सेंट ठीक नहीं था। मुझे अपने क्राफ्ट पे वर्क करना है। हमारे जो नए आने वाले लड़के हैं, लोग हैं, लड़के हैं या लड़कियाँ, वो अपने क्राफ्ट पे वर्क नहीं करते। फॉर एग्जांपल, हमें स्क्रीन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है बोलना। लुक्स कहीं बाद में आती हैं। वो आपका एक टूल है जो आपको सपोर्ट करता है कि अगर आपकी अच्छी, यू गॉट गुड लुक्स, गुड यार, कैमरा ब्यूटी अच्छी आ रही है, ठीक है, तुम्हें एज मिल गया, गो अहेड। बट जो बोलना है, बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है। लड़के लड़कियां क्या करते हैं, जिम में चले जाते हैं, बॉडी बना ली, बस जी मैं आई हैव डन माय पार्ट। नहीं, दैट्स नथिंग। एक टूल है जो आपने अपने उस क्राफ्ट में डाल दिया। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सबसे ज़्यादा वो ये है कि आपके जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, जितना अच्छा बीइंग एन एक्टर, मुझे कोई भी कैरेक्टर प्ले करना है, फॉर एग्जांपल आपका करना है, तो जब तक मैं आप जैसा दिखूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं, मैं आपकी थॉट नहीं पकड़ूंगा, मैं आपके कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, मुझे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, मैं असद से निकलूंगा तो मैं दूसरा कैरेक्टर, उसके लिए मुझे मेरी एक जंग है मेरे साथ खुद। आई वॉज डूइंग अ कैरेक्टर फॉर अ वेब सीरीज, तो उसमें डुअल पर्सनैलिटी थी। वो लड़का अच्छा है, लेकिन उसके सामने जब वो लड़की आती है तो उसके अंदर का एक डार्क साइड हर इंसान के अंदर की होती है। वो जब जागती है तो इट वाज डुअल पर्सनालिटी। एट द सेम टाइम जो ऑडियंस को अपने साथ ट्रैवल करवाना था मैंने, कि मैं क्या हूँ, मैं ये नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी बन रहा हूँ। अब ये चीज़ स्क्रीन पे लाना बहुत मुश्किल है। बीइंग एन एक्टर मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बट उस अच्छा है मुझे, मैं आप जो बात करें है इतना आसान असर, क्योंकि मैं कल जिनसे मैं वो बार बार याद आती है मुझे, उन्होंने मुझे कहा कि हम ऐसे इंसान हैं कि हम अभी किसी के सामने कुछ और हैं, जैसे कुंडी लगती है हम कोई और इंसान है, जब बाप आता है हम कोई और इंसान है, जब आपकी बहन आती है अब कोई और इंसान है। हमारे अंदर ये बहुत बड़ा मसला है कि हम एक नहीं रहते। मैंने आपसे जो आपने बात पूछी, जो हलीमा ने बड़ा प्यारा पॉइंट रेस किया कि आजकल की जो डिजिटल दुनिया है ना सर, वो ऐसे पहचान जाती है। पहले होता था कि जी हुमायूं सईद आए हैं तो जी आपने ड्रामा देखना है, आयजा आई है आपने ड्रामा देखना है। अब कोई नया कैरेक्टर भी आया, वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, लोग कहते हैं जी ये ठीक है, यही ड्रामा देखना है। आई गेस हर इंसान की मुख्तलिफ साइड होती हैं। बीइंग अ ह्यूमन, मेरा रिलेशन मेरी मदर के साथ अलग है, मेरे भाई के साथ अलग है, आप अपने दोस्तों से मिलते हैं आप अलग हैं। तो जब यही फ़र्क हम लेके आते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो दैट्स कॉल्ड एक्टिंग। मुझे पता है कि मेरा कैरेक्टर क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, हमारे असल में हम जिन वर्ड यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं, जिनका कभी मतलब पता है आप लोगों को? उसका मतलब है हिडन। कभी सामने तो नहीं आया हमारे, हमने देखा तो नहीं, इट्स हिडन। तो कुरान में भी है ये चीज़ जिनका जिक्र। तो ये जो हिडन है ना, ये हर इंसान के, अगर फॉर एग्जांपल आप दरवाजे से एंटर हुए हैं, आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम,
अरे ये आगे फिर आ गया है, तो हमारे अंदर कुछ और थॉट चल रही है। आप उस बंदे से मिलना नहीं चाहते, या उस फिर भी बंदे मिल रहे हैं। कहीं भी किसी के साथ भी आप जाते हो, आप नहीं मिलना चाहते, कोई आपको नहीं पसंद कोई चीजें, तो मैं कहता हूँ कि बहुत छोटे छोटे जिन हमारे अंदर भी छुपे हुए हैं, वो हिडन है। so that's what I believe कि वो जिन हर इंसान के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, तो सही वो कह रहे हमें जो हम रूप जो फिल्टर से लगा के अपनी पर्सनालिटी पे घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, आई गेस हमारी मजबूरी भी है, बट द ओनली रीजन बी हम्बल। पर अब ऐसे जो मैंने आपसे बात पूछी, क्या अब किरदार को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? अब नामों में कुछ नहीं रखा, अब एहसन खान आ रहा है तो नहीं, हुमायूं आ रहा है नहीं, फवाद खान भी आ रहा है नहीं, जब तक वो अच्छा कोई, फवाद के बहुत सारे ड्रामे फ्लॉप भी हुए हैं, हुमायूं के बहुत सारे ड्रामे फ्लॉप भी है, महविश हयात के बहुत सारे ड्रामे फ्लॉप हुए हैं, क्योंकि अब लोग किरदार और एक्टिंग देखना चाहते हैं। बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें अच्छे किरदार मिल जाते हैं ड्रामों में, जैसे यमुना इज वेरी लकी कि उन्हें अच्छे किरदार मिलते हैं। या वो इट्स pick रियली करते हार्ड टू pick फाइंड। मुझे स्क्रीन पे जिस तरह का मेरा जॉनरा है, मैं करना चाहता हूँ, मुझे अभी एक मैं ड्रामा कर रहा हूँ फातिमा फैंग के नाम से, मुझे उसमें मिला है। आई एम प्लेइंग वेरी वेल बिकॉज वो मेरा जॉनरा है, मैं खुल के खेल रहा हूँ उसमें। शुरू में हमें जो काम मिलते हैं वो इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि और कोई काम नहीं ऑफर होता, वो करना पड़ता है। फिर उसमें पोटेंशियल कैसे देखेगा? एक तो आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको कर रहे हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता, आपको करना पड़ता है। पिक एंड चूज की ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप थोड़ा वक्त जो है गुजरने के बाद आपको कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाती है जो आपके मतलब की है, उसमें आप खेलते हो, आप डिफरेंट आते हो स्क्रीन पे। मैंने ईद के लिए एक टेलीफिल्म की, तो आई नेवर प्लेड एज अ फनी रोल ऑन स्क्रीन, तो मुझे नहीं पता था। आई एक्सेप्टेड लाइक दिस कि यार 3 दिन शूट है, 5वें दिन ऑन एयर चली जानी है। आई डिड इट, तो मुझे लगा कि यार ये कैरेक्टर भी मैं कर सकता हूँ। कभी-कभी हम पैसों के लिए भी करते हैं कोई कैरेक्टर। हाँ, मैंने बहुत काम किया पैसों के लिए। मैं शाहरुख खान के इंटरव्यू देख रहा था, कहते हैं कि शाहरुख खान कहते हैं कि मेरी बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो मैंने सिर्फ पैसों के लिए की थी, और कहते हैं फिर वो मैंने खरीदी खुद उनसे, क्योंकि मैंने बहुत बुरी की थी। उनसे कहा कि ये नहीं, वो तो खरीद सकते हैं, हम अभी खरीद नहीं है कि हम खरीदें। अदाकारी मुश्किल है, अदाकारी बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। लाइक वन ऑफ द टफेस्ट जॉब जो देखने वाले बच्चे अच्छा, उनको क्या करेंगे? असद, अभी आप अपने करियर के बहुत स्टार्ट में है, बहुत सारे लोगों का एक एम होता है, एक गोल होता है कि मैंने ये करना है। जिस तरह शाहरुख खान की हम लोग मिसाल ले रहे हैं, ही इज लेजेंड, लिविंग लेजेंड। वो ये कहते हैं कि मैं हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता था और एक्शन हीरो बनना चाहता था, लेकिन मैं रोमांटिक बन गया क्योंकि लोगों ने मुझे कहा कि आपके अंदर ये चीज़ है। तो अभी तक कोई ऐसा कैरेक्टर है जो एक तो लोगों ने बहुत पसंद किया हो, लेकिन आप कुछ डिफरेंट चाहते हो कि यार ये भी मैं कभी ट्राई करूँ, मैंने ये करना है, मुझे ये पसंद है? अच्छा, मेरा जो we all grew up while watching Bollywood, you know, 90s, और वो वाइब वो हमारे अंदर ना रच बस गया हुआ है। तो हमें मुझे जो मेरा जॉनरा है वो बेसिकली ज़्यादा रणबीर कपूर से मिलता जुलता है, लाइक रोमांटिक एंड ऑल दैट। बट द थिंग इज़ कि मुझे हमारे पाकिस्तान में बहुत लेस मार्जिन है। हाँ, मार्जिन भी कम है, पता नहीं आपको मिलता है वो रोल कब मिलता है, कैसा मिलता है, आई डोंट नो। लेकिन अगर आपको खेलना भी पड़ता है ना, तो फॉर एग्जांपल मैंने सेट पे भी कई दफ़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश की है ना, तो मुझे रोक दिया जाता है कि यार नहीं, सेंसर बोर्ड, ये चीज़ें, यू हैव टू बी लाइक, ठीक है इसके अंदर रहो लेकिन यहाँ तक रहो। तो वो एक एक्टर को जब बाउंड किया जाता है ना, तो उसका पोटेंशियल नज़र नहीं आता। मैं आई वाज डूइंग फिल्म, मेरा डायरेक्टर कहता गो अहेड, जो तुम्हारा दिल है करो, और तुमने इसमें जितना खेल सकते हो खेलो। मैंने कहा आई वांट अ टैटू हियर, कहता ओके बताओ कौन सा, ये सारी चीज़ें। तो जब आपको फ्री गो हेड दिया जाता है ना, तो आपके अंदर से एक चीज़ निकलती है जो आपने खुद भी कभी एक्सप्लोर नहीं की होती। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि यार अगर कोई भी इंसान है उसको उसके काम में खुल के खेलने दिया जाए ना। असल में हमें डराया बहुत जाता है, यू कांट डू इट, यू कांट डू इट, एवरी सिंगल टाइम दे पुट इन आवर हेड के यू कांट डू इट, यू कांट डू इट। वो चीज़ ना समहाउ हमें खुद से भी मिलने से ना दिक्कत होती है कभी कभी। तो जब आप खुद को, सबसे पहले तो मेरा होता है कि यार आप खुद को जानो, आप हो क्या, आपने करना क्या है जिंदगी में। जब आपके गोल्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर व्हाट आई बिलीव कि जब आप एक चीज़ क्लियर हो जाती है ना गोल में, मुझे करना क्या है, तो उसके बाद ना अल्लाह ताला की ज़ात
ऐसे ऐसे रास्ते उसी से रिलेटेड। हम रास्तों की और गोल की बात तभी ब्रेक के बाद करेंगे और आपसे इससे डिटेल पे जानेंगे। मैं उस जनरेशन से मेरा ताल्लुक है जिसने मैडम को देखा है, मैंने शमीम आरा को देखा है, शबनम को देखा, क्योंकि मेरे घर वालों को बहुत पसंद थे वहीद मुराद। और मुझे अभी तक याद है कि मुझे मेरे अब्बू पता है बायोग्राफी लिखने के लिए देते थे कि वहीद मुराद की बायोग्राफी लिखो, कभी कभी शमीम आरा की लिखो, क्योंकि बड़े पसंद थे और हमने बड़ा उनको मैंने गौर से देखा। और ख़ासतौर पर मैडम तो यकीनन जब उनका नाम लिया जाए तो एक्टिंग में और गाने में मेरा नहीं ख्याल उनसे बेहतर साउथ एशिया में कोई हो सकता है, ग्लोबली कोई हो सकता है। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी इंडस्ट्री के बारे में मजीद बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ असद मौजूद हैं और हम लोग पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं। हुमायूं की बहुत सारी यादें जो हैं वो उनको याद आना शुरू हो गई हैं बचपन की मूवीज़ से रिलेटेड। और ब्रेक में भी हम उस हवाले से बात कर रहे थे कि हुमायूं के घर में जो है वो सैटरडे को मूवी देखी जाती थी, लेकिन मैंने कहा भाई पता नहीं कौन से अम्मी अबू थे हमारे तो नहीं दिखाते थे हमें। अच्छा, वो ये होता था, आपने बात बड़ी दुरुस्त की, वो ये होता था कि हमारे सारे जो मेरे पैटर्नल्स आते होते थे, मेरी खालाएं मामूएं सब देखते थे, तो हमें लिटा दिया जाता था। अच्छा, लेकिन हम वो वाले थे, नहीं स्नीक नहीं करते थे। हमें अभी तक याद है कि वो बड़े कमरे में लगा करता था, हम बड़े कमरे में कहते थे सब सो जाओ, सामने सुलाते थे, तो हमने ना रजाई से थोड़ा सा मुंह निकाला होता था, हम देख रहे होते थे कि मूवी लगी हुई है और हम साथ एंजॉय कर रहे होते थे। अच्छा असद, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है और ड्रामा इंडस्ट्री है बहुत पुरानी है, लेकिन अभी भी इसे न्यू बॉर्न ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हम मुस्तकिल एक रिवाइवल मोड में हैं कि हम किसी तरह वो अचीव कर ले जो एक ज़माने में हमारे पास हुआ करता था। आजकल बहुत जल्दी जो है वो बहुत ड्रामास का ट्रेंड आ गया है चेंज होने का। अब वो 100 एपिसोड्स वाला ड्रामा कोई भी नहीं देखता, अब तो 6-6 7-7 एपिसोड्स वाले ड्रामे भी आना शुरू हो गए हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है कौन से वो ड्रामाज हैं जो बनने चाहिए और कौन से टॉपिक्स पे बनने चाहिए, ताकि जो हमारे जैसे लोग हैं, न्यू जनरेशन है, जिन्होंने 2-3 साल पहले से टीवी देखना छोड़ दिया था, हम लोग OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले गए थे, अब वो दोबारा से वापस आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता लगना शुरू है, सुनना शुरू हुए कि फलाना वाला ड्रामा अच्छा है तो वो देखना शुरू हो गए। कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे हमारी जनरेशन ड्रामा देखना पसंद करेगी? असल में यंग यूथ सबसे पहले आता है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारा टिपिकल चीज़ों से हट के बनता है वो वायरल भी होता है, वो नाम भी कमाता है। फिर जिसने किसी ने कोई ड्रामा नहीं देखा होता उसने वो देखा होता है। वो इसलिए कि कुछ चीज़ें हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके देते हैं। और हमारे जो ऊपर बैठे हैं जो मेकर्स हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब तक आप हमारी आवाम को एक नई चीज़ दिखाओगे नहीं, वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? चलो ठीक है, एक चीज़ फ्लॉप गई, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ले आओ, तीसरा ले आओ। जब ये वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने डिफरेंट चीज़ें देनी हैं, तो हमारे पास अब मेरा टेस्ट हो रहा है, आपका कुछ और है देखने का, आपका कुछ और होगा। और बहुत सारी आवाम तो हमारी जो नई यंग यूथ है वो नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट हो गई है। तो जब हम नेटफ्लिक्स वाला लेवल देना शुरू हो जाएंगे, अगर चलो हमारे पास अभी उतने बजट्स नहीं हैं, लेकिन स्टोरी तो वैसी होनी चाहिए। स्टोरी तो हम कर सकते हैं, वही चीज़ कम बजट में भी बन सकती है। कॉलेज गेट इसीलिए हट जा रहा है कि उसका और पता है असद, जो आप बात कर रहे हैं अदाकारी की, और एट द मोमेंट मैंने वो बार मैं आपको जूतों की तरफ देखता हूँ और फिर मुझे एक बात याद आती है, मैं आपको जूतों की तरफ देखता हूँ मुझे एक बात याद आती है। हलीमा, इस इंडस्ट्री में ये जो अदाकारी है और होस्टिंग है, इस चीज़ में आपने ये देखा होगा असद कि हमारे सबसे ज़्यादा कुछ चीज़ अगर घिसती है तो हमारे जूते। ये बड़ी स्ट्रगल वाली है, आपको अपना नाम, क्योंकि इसमें आपको बार बार जाना पड़ता है, दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, क्योंकि काम कम है, अब लोग बहुत ज़्यादा हैं जो काम करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई मशहूर होना चाहता है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हर कोई चाहता है कि आज अदाकारी करूँ, परसों मेरे बैनर्स लगे हो हर जगह पे और कहते हो हमें तो चाहिए ही चाहिए असद। अच्छा, इस प्रोसेस में कोई भी आपका साथ नहीं देता, इट्स ओनली यू। आपके घर वाले आपके घर वाले आपसे एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। लाइक मेरी अम्मी अभी देख रही होंगी, बहुत एग्जॉस्टेड थी शुरू में, तो तुम्हें कोई ढंग का काम नहीं मिलता, कहती होंगी। आपको नहीं मिल रहा होता। मैं आई वेंट टू कराची, आई वेंट टू लाहौर, और मैं बहुत दिन स्टे करता था। और घर वाले पूछते थे किधर हो, क्या सीन है भाई तुम्हारा, घर क्यों नहीं आ रहे? ये अब उनको मैं क्या बताऊँ, कभी किसी जगह पे ऑडिशंस हो रहे हैं, कभी किसी जगह पे ऑडिशंस हो रहे हैं, और आप एक्सेप्ट नहीं होते हो, आपको कोई भी बंदा नहीं लेता। तो वो क्या होता है कि एक तो आप खुद डिसहार्ट होते हो, दूसरा आप घर वापस आते हो या दोस्त कहते हैं हाँ जी बन गए हो एक्टर,
बड़ा शौक था। मैंने असल में 3 दफा पेरेंट्स जो है ना यूनिवर्सिटी वो चाहते हैं कि आप शायद उस तरह स्ट्रगल ना करें, या आप इतने पढ़े, उनके वो अपने कोई बच्चे को stable इस तरह से असल में देखते हैं ना देखो, कि क्योंकि इतना मेरा पढ़ा हलीमा ये कहते लिखा, हैं कि- इतना अच्छा, इतना प्यारा हमारा बच्चा और जूते नहीं, किससे आ रहा है वो बेचारा। देखो somehow वो बुरे नहीं होते, वो उनकी थॉट हमारे लिए बुरी नहीं असल वो होती। ये कहना चाह रही है, और मैं ये बात पे बहुत एग्री करूंगा। हमारी इंडस्ट्री, हम तीनों मानेंगे कि हमारी ये इंडस्ट्री, इसमें स्टेबल इनकम नहीं है। कल काम मिलेगा, होगा, परसों काम है नहीं पता। अच्छा, इस हवाई रोजी हम हाँ इसको कहते हैं। लेकिन मैं वही चीज़ बार बार कहूँगा कि जब हम वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते ना, तो चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो जाती हैं। उसका आसान हल ये है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ में क्यों लगे हो। आई बिलीव कि आज के दौर में इफ़ यू हैव ओनली वन इनकम सोर्स, हाँ, आप सिर्फ एक कदम दूर हो गरीबी से, वो गया आप गरीब। कितनी सही बात कही हाँ, आपने। हाँ, दैट्स व्हाट आई बिलीव। यू हैव मल्टीपल सोर्सेज। हलीमा, आप समझ रही हो आप मेरे काम। यू शुड हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कि आपका ये काम नहीं, बिकॉज जब वो वाला जो आपने साइड पे साइड हासिल की है ना, जब उधर से आपको एक इनकम सोर्स आ रहा है या आप कोई भी और चीज़ ऐसी चल रही है, तो जो आपका पैशन होगा ना वो उसको सपोर्ट करते रहेगी। ये चीज़ मुझे इतनी जल्दी रियलाइज नहीं हुई। बड़ा प्यारा काम कर रहे हो आप, आपकी अदाकारी बड़े मजे की है। सिर्फ एक जुमला इससे पहले हलीमा अपना सवाल आप पे थ्रो करे, ये चाहे जितनी अनस्टेबल इंडस्ट्री है, इनकम जो है वो आपको डर लगता है काम मिलेगा नहीं, लेकिन चस बढ़ जाती है हम लोगों को काम की। हमारे अंदर जो शौक है ना, ये शौक नहीं असल में मरता। पता क्या चीज़ है, वो कोई भी फील्ड का बंदा अगर अपने फेवरेट फील्ड में उसको देख लोगे ना, उसका ग्लो हमारी तरह ही होगा। अच्छा, एक नॉर्मल बंदा एक्टिंग नहीं कर सकता, एक नॉर्मल बंदा हमारे फील्ड में नहीं आ सकता, क्योंकि जब इनको नहीं पता होता कि सेट पे कितने कितने घंटे गुजारना पड़ते हैं। हमें सोफों पे जहाँ जगह मिली है लेट के नैप ले ली, उठ के फिर काम शुरू करना है। ये चीज़ नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं होती। अल्लाह ताला ने एक बड़ी आपके अंदर एक्स्ट्रा पोटेंशियल डाली होती है कि ये आप काम करो। अगर हर बंदे के बस की बात होती, अच्छा मुझे कोई जॉब करनी है शुरू से, आई नेवर हैव डन एनी जॉब। उसकी रीज़न ये है, मुझे कोई कह दे कि सुबह उठ के तुमने आना है, 5 मिनट की जॉब है तुम्हारी, तुमने बैठना है, मेरे से नहीं होगी, क्योंकि आई कांट बाउंड माई सेल्फ। सिंपल सी चीज़ है। और मैं ये नहीं कहता कि जॉब बहुत बुरी है, मेरे लिए बुरी है। मैं उस तरह का बंदा नहीं हूं मैं नहीं कर सकता। तो Fair enough. जो हर इंसान के लिए हर एक चीज़ सूट करती है। अब वो बंदा लकी होता है जो बहुत टाइम पे बहुत उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्लिक करता है और अपने फील्ड में चला जाता है। जो तो करना चाहता है वो करना शुरू कर मैं घर डरता था बताने से कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जा कहाँ पे रहा हूँ। लेकिन आई वॉज कमिंग बैक, अम्मी को मैं हॉस्पिटल लेके गया हुआ था, तो डिसार्ड मोमेंट नहीं जो होता है, जा रहे हैं वापस, तो अम्मी वाज लाइक के चल जे करना ही है तू पुत्र तो फिर चंगी तरह कर। एंड दैट लाइन स्टक इन माई हेड। जब अब करना ही है तो फिर ठीक से करो। फिर देयर इज नो बैक साइड के भाई अब मेरे नाम के साथ टैग लग चुका है असद चौधरी एक्टर। अब टैग तो लग गया, प्रूव मैंने करना है, और ये टैग मैं ही चाहता था कि मुझ पे लगे समहाउ। तो अब मुझ पे लग चुका है, अब मुझे ये प्रूव करना है। अब अपने फील्ड में मैं कितना एक्सेल करता हूँ कितना नहीं, ये मुझ पे है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। कोई भी फील्ड आप चूज करते हो आपकी जिम्मेदारी। आपने बोल्ड स्टेप सबसे पहले ये लिया कि अपनी मर्जी का फील्ड सिलेक्ट कर लिया। अब कामयाब होना आपकी जिम्मेदारी बन गई है, होके दिखाओ। अब हर्डल्स तो आएंगे, किस में नहीं है, किस चीज में नहीं है। आप यहाँ पे अभी बैठे हैं, देर आपकी स्ट्रगल होगी, आपके कंपेटिटर्स कितने होंगे जो यहाँ पे सीट पे बैठना चाहते हैं, आप क्यों हैं? अब बिकॉज यू डिजर्व। मैं चाहता था कि आप ऐसा पैगाम दें जो कि वो तो आपने पैगाम खुद ही दे दिया है कि अब आपने जब सोच लिया है, जब ठान लिया है, तब पीछे नहीं हटना है, फिर आपको करके दिखाना है, फिर यकीनन मुश्किलें आएंगी। एक और चीज हुमायूं कि रोज अपने आप को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, ये बहुत जालिम सी फील्ड है। आपके कंपेटिटर्स जो है ना वो अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अगर आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे ना और एक जगह स्टक रह जाएंगे और कहेंगे कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरी हर चीज़ परफेक्ट है, तो फिर एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपका कंपेटिटर आपसे आगे क्लास में एक पढ़ा होगा, ये बहुत छोटी सी किताब थी और मैं उस पर बड़ा अमल करता हूँ, और मैं कहता हूँ उससे बेहतर ईडियम, उससे बेहतर लेसन मैंने कभी नहीं किया। उसके बाद हम शो का इख्तिताम करेंगे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। और ये मैंने देखा है कि ये बहुत दुरुस्त है। आप आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हलीमा ने बड़ी खूबसूरत बात की, हर रोज अपने अंदर 0.01% भी अगर आप तब्दीली लाएंगे ना, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 365 करें, रिजल्ट देखिएगा क्या होगा, 37.6%। यही चीज मैं आपको तब से कह रहा हूँ कि वक्त के साथ अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे कुरान में ये चीज मेंशन्ड है कि वक्त के साथ आप
अपने आप को चेंज नहीं करोगे आप ज़माने से पीछे रह जाओगे। पीछे रह जाओगे। हम बिल्कुल, नहीं सीखते उन बिल्कुल चीज़ों सही। से। बड़ा मजा आया आज आपसे बात करके, Thank आपने you, बहुत Sam, कुछ likewise. सिखाया, बहुत सारी चीजें बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबी पैदा करे और आगे आने वाले जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी तरह कामयाब हो जिस तरह अभी वाले हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आपने Same, बड़े likewise, पैगाम दिए। यकीनन जो अदाकारी में और इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आज सीखी होंगी, जूते किसाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप आपने सोच ली और ठान ली है तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपको उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है। यकीनन असद को एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे आने के लिए, और हमें और हलीमा इसी तरह आपको एंटरटेन करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला जब तक सांसें बरकरार हैं। अपनी टीम के साथ हम इसी तरह आपके सामने पेश होते रहेंगे। हुमायूं ज़ेब अब्बासी और हलीमा जुल्फ़िकार इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे फ्राइडे को, वो केक है कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।